हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक चैनल। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर स्वाति और आज के वीडियो लेसन में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर सीयूटी 2022 में जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज जो है 15 जुलाई सेकेंड स्लॉट को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। तो देखो, ये है 15 जुलाई सेकेंड स्लॉट। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है। लेफ्ट साइड में फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बताया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, स्पेकुलेशन, और राइट साइड में उनके डिराइव्ड मीनिंग के बारे में बोला गया है। मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। राइट। तो अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट होता क्या है, एक्सचेंज रेट बेसिकली जब हम किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के टर्म्स में मेजर करने की कोशिश करें। $1 80 रुपए का है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक करेंसी को दूसरे की टर्म्स में मेजर करने की कोशिश करें, तो इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इसको डिटर्मिन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर तो गवर्नमेंट डायरेक्ट अपनी पॉलिसीज के थ्रू इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करे तो हम उसको बोलते हैं, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। व्हेयरएज व्हेन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, देन वी से इट एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन जब इन दोनों का ब्लेंड हो जाए, हाइब्रिड मोड हो जाए, और जो थर्ड पॉइंट है मैनेज फ्लोटिंग की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई आपस में इकट्ठे काम करें। मतलब एक्सचेंज रेट तो जो है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना रहे, थोड़ा मैनेज करके रखें हम एक्सचेंज रेट सिस्टम को, तो गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन करती है। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने पॉलिसीज के थ्रू, फ्लोटिंग जब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बताते हैं। जब इन दोनों का ब्लेंड हो जाता है उसको बोलते हैं मैनेज्ड और हाइब्रिड मेथड। तो थर्ड जो है मैनेज फ्लोटिंग, दैट मीन्स ब्लेंड ऑफ बोथ द मेथड्स। तो अगर हम इन तीनों को मैच करें अगर, तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं, तो ये है सेकेंड। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो वो है जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये हुआ हमारा बी का फोर्थ आंसर। राइट। जब हम मैनेज फ्लोटिंग की बात करते हैं तो दैट मीन्स इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ द मेथड्स। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। मेरे स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो ऑप्शन भी हमारे पास थर्ड ही रह गया है, तो हम वही करते हैं। बट अदरवाइज भी स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक इंडिविजुअल किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि आने वाले टाइम में उसको उस चीज़ से फायदा मिलेगा, चाहे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से स्पेकुलेशन ही है। तो यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है, तो स्पेकुलेशन का हमने थर्ड मैच किया, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। मतलब आज अगर मैंने $1 खरीदा, मैंने $1 खरीद लिया और मैंने 80 रुपीज़ दे दिए, आने वाले टाइम में अगर डॉलर अप्रिशिएट हो गया, डॉलर अगर अप्रिशिएट हुआ तो दैट मीन्स कि $1 के बदले में 90 रुपीज़ मिलेंगे। राइट। $1 80 रुपए का है, उसके बाद $1 90 रुपए का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर अप्रिशिएट हुआ। समझ रहे हो? तो डॉलर अगर अप्रिशिएट हो रहा है, आज अगर मैंने 80 रुपीज़ का $1 खरीदा और आने वाले टाइम में मैंने 90 रुपए का उसको बेच दिया, तो मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ ना। तो यही चीज बता रहे हैं कि स्पेकुलेशन में दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्लियर है? तो देखो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 2। ए का हमारा 2 है, बी का हमारा 4th है, सी का 1 है और डी का 3rd है। दैट मीन्स 2413 विल बी दी करेक्ट आंसर। 2413 दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है ये चीज? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली वो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो होती हैं ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स की। ठीक है। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है दैट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स व्हिच इफेक्ट द एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री, है ना। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो अगर हम जैसे मशीनरी हमने एक्सपोर्ट करी या हमने इंपोर्ट करी सर्विसेज, तो ये एग्जांपल होंगे करंट अकाउंट के। लेकिन अगर हम कैपिटल अकाउंट के एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने किसी बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करा है, पैसा यहाँ से लेके हमने बाहर की कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ, हमने राइट्स खरीदे, यानी कि हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, है ना।
तो अगर हम बाहर के किसी देश में किसी कंपनी में या इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंट्री का जो है एसेट इंक्रीज होता है, तो वो कहाँ पे, ये सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, ये होंगी कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, राइट। तो सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ मशीन्स एज मेंशन्ड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी ट्रेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो सारी करंट अकाउंट में आती है। तो पहला वाला तो जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं है। अगला है ट्रेड इन सर्विसेज, अगेन ये भी नहीं है क्योंकि ये किसका, करंट अकाउंट का पार्ट है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। थर्ड है ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट फॉर रीबिल्डिंग फ्लड हिट एरियाज। मैंने आपको बताया करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज तो रिकॉर्ड होती हैं, साथ में ट्रांसफर पेमेंट्स भी रिकॉर्ड होती हैं। वो पेमेंट होती है जिसके बदले में वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जनरली क्या होता है, आपने कोई गुड प्रोवाइड किया, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलती है ना। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो आप करते हो पर आपको बदले में कोई गुड नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो जैसे कि कोई भी ग्रांट या जैसे गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो सब्सिडी जब वो देती है तो उसके बदले में उनको कुछ मिलता नहीं है ना, वो तो वेलफेयर के लिए है। तो ग्रांट्स हो गया या सब्सिडीज हो गया, ये सारे हमारे करंट अकाउंट में आएंगे क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स है। अब सी जो था ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट फॉर रीबिल्डिंग फ्लड हिट एरियाज, तो ये क्या है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट है तो इट विल बी पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट आंसर। लास्ट जो है, जो कि आंसर होना चाहिए क्योंकि वही बचा, बट एक बार पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ अ कंपनी इन लंदन। मैंने आपको बताया कि जब एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस जो है किसी भी कंट्री का इफेक्ट होता है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है, राइट। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन लंदन, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, तो इट विल बी द राइट आंसर। अब देखो, स्टॉक हमने किसी बाहर की कंपनी की खरीदे, पैसा तो कहेगा यहाँ से, लेकिन हमारे एसेट भी तो इंक्रीज हुए, राइट। हमारे एसेट्स जब इंक्रीज हुए तो वो किसका पार्ट हो, वो हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट हुआ, तो ये हमारा जो है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A change in the exchange rate of Indian rupee and the British pound from rupees 95 for a pound to rupees 100 will mean, देखो पहले 1 पाउंड के बदले में 95 रुपीज देने पड़ते थे, ठीक है। उसके बाद 1 पाउंड के बदले में 100 रुपए देने पड़े, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, यहाँ हुआ डेप्रिसिएशन हुआ या डीवैल्यूएशन हुआ करेंसी का। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 1 पाउंड पहले 95 रुपीज़ का होता था, 95 रुपीज़ देते थे, आपको बदले में 1 पाउंड मिल जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 पाउंड के बदले में आपको 100 रुपये देने पड़े, तो यहाँ पे इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ या डीवैल्यूएशन हुआ। डीवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट ने खुद किया है, डेप्रिसिएशन मतलब मार्केट फोर्सेस से इफेक्ट होके वो हुआ है। पर हुआ क्या है कि इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन हुई है, मतलब पहले देखो ना, आपको 95 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, आपको 1 पाउंड मिल जाता, लेकिन अब आपको 100 रुपये, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अब देखो, हुआ तो डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमसे वो पूछा गया है। क्या इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल इंक्रीज, या इंडियन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन विल इंक्रीज, या इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन, सॉरी इंडियन, सबसे पहला था इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल इंक्रीज, सेकेंड था इंडियन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन विल इंक्रीज, थर्ड है इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल डिक्रीज, या फिर दे विल बी नो इफेक्ट। तो ना इसको मैं एक एग्जांपल, देखो पहली चीज़ जब हम इस चीज़ को समझते हैं ना कि एक्सपोर्ट्स होंगे, इम्पोर्ट्स होंगे, या हम एक्सचेंज रेट को समझते हैं, कभी भी मनी के टर्म्स में इसको देखोगे ना तो कन्फ्यूजन होगी, मत देखो इसको, देखो कमोडिटी के टर्म्स में। अब मैं आपको एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ। एक लेडी है मैरियन, लंदन में रहती है, वो कुछ सामान मंगवाती होती थी राम से जो इंडिया में रहता है, राइट। अभी 1 पाउंड को अज्यूम करें हम कि 10 रुपीज़ का है, राइट। 1 पाउंड अज्यूम करें, नंबर्स थोड़े वैसे लिए ताकि जो है कैलकुलेशन में इजी रहे। 1 पाउंड 10 रुपीज़ का है। मैरियन जो लंदन में रहती है, वो राम जो इंडिया में रहता है उससे कुछ सामान मंगवाती होती थी। मैरियन ने बोला राम को कि राम मुझे 1 पाउंड के बदले में पेन भेज दो, ठीक है। 1 पाउंड के बदले में पेन भेज दो। अच्छा, पेन जो था हमारा 5 रुपीज़ का था, तो राम ने बोला 1 पाउंड यानी कि 10 रुपये, प्राइस कितना हुआ 5 रुपये, तो उसने क्या किया 10/5 डिवाइड बाई 2, उसने उसको 2 पेन भेज दिए। उसने बोला 1 पाउंड के मुझे पेन दे दो, पेन जो था वो 5 रुपये का था, उसने बदले में 2 दे दिए। अब देखो, राम ने जब मैरियन को यानी कि इंडिया ने जब लंदन को सामान भेजा तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ। अब क्या हुआ, डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन हुआ करेंसी में, यानी कि 1 पाउंड अब
20 रुपए का हो गया, ठीक है, ये डिवैल्यूएशन के बाद की बात है। मैरियन ने फिर से बोला कि राम मुझे 1 पाउंड के पेन दे दो, ठीक है, उसने बोला 1 पाउंड के पेन दे दो। 1 पाउंड के बदले में क्या होता है 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए के उसको पेन देने हैं। तो उसने उसको आफ्टर डेप्रिसिएशन जब 20 रुपए का हो गया, मतलब 1 पाउंड 20 रुपीज़ का है और 1 पेन 5 रुपए का है, तो उसने 4 पेन उसको दे दिया। समझ रहे हो, यानी कि जब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन हुई करेंसी की, तो एक्सपोर्ट्स जो थे पहले 2 थे, अब वो 4 हो गए। समझ रहे हो, और मैरियन को लगा कि मैंने पहले से 1 पाउंड के बदले में पेन मांगा तो मुझे 2 रुपए दिया, अब जब मैं 1 पाउंड का मांग रही हूँ तो मुझे 4 दे रहा है, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। तो वो क्या करती, वो बार बार राम को ये बोलती कि तुम ही मुझे जो है पेन की सप्लाई करो, क्योंकि ऑफकोर्स उसको तो फायदा हो रहा है ना, जब पहले उसको 2 मिल रहे थे अब उसको 4 मिल रहे हैं, तो उसने और जो है अपने इंक्रीज करी डिमांड। तो कहने का मतलब ये है कि जब करेंसी की डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होती है, तो उस केस में इंडिया की देखो इंडियन करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई ना, यानी कि रुपीस की डेप्रिसिएशन हुई, तो उस केस में क्या हुआ कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो क्या रिजल्ट हुआ कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए। अब देखो, अगर राम ने पहले 1 पाउंड का सामान मंगाना था ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम से, राम ने पहले जब 1 पाउंड का सामान मंगवाना था तो उसको 10 रुपए देने पड़ते। 1 पाउंड का यूके से सामान आया, उसने बदले में 10 रुपए दिए, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद जब उसने 1 पाउंड का फिर से सामान मंगाया ना, तो उसको 10 रुपए नहीं देने पड़े, उसको 20 रुपए देने पड़े, मतलब महंगा हो गया। जब यूके से सामान जा रहा था इंडिया, तो वो इंपोर्ट था, पहले इंपोर्ट के बदले में उसको 10 रुपए देने पड़ते थे, अब उसको इंपोर्ट के बदले में 20 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि इंपोर्ट्स डिक्लाइन करते हैं कंट्री के। ये चीज़ क्लियर है, यानी कि जब डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होती है किसी भी करेंसी की, तो एक्सपोर्ट्स राइज होते हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल इंक्रीज, होगा कि नहीं होगा। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल इंक्रीज, पहले 2 था 4 था, तो यही हमारा जो है सही आंसर है। अगले उन पार्ट्स को देख लेते हैं। इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन विल आल्सो इंक्रीज, नो दैट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी सॉ कि पहले वो 10 रुपए का सामान, जब 1 पाउंड का सामान मंगाता था तो 10 रुपए देते थे, लेकिन अब 1 पाउंड के सामान के लिए उसको 20 रुपए देना पड़ता है, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें डिक्लाइन आता है। तो ये जो हमारा आंसर सही नहीं है। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विल डिक्रीज, एज मेंशन हमने अभी देखा कि एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। और थर्ड है, देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिटवीन द 2 कंट्रीज, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमने जो है देखा कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं और इंपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, अगर आप इसको जो है पैसों के टर्म्स में देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अगर कमोडिटीज़ के टर्म में समझोगे ना तो बहुत क्लियरली ये चीज़ क्लियर होएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड टू कैलकुलेट द सेम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल डेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय अ हाउसहोल्ड फ्रॉम बैंक टू बाय अ कार, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ अ फर्म बॉट बाय हाउसहोल्ड, और इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन टेकन बाय अ एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। देखो कोई भी पैसा जो हमने लिया है या हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो कंजम्पशन पर्पस से कर रहे हैं ना, यानी कि जो पर्पस है उसका वो कंजम्पशन पर्पस है, तो वो जो है नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। वेरएज अगर वही चीज़ जो है प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है ना, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ जो ये ऑप्शंस के थ्रू। सबसे पहला है नेशनल डेट इंटरेस्ट। देखो गवर्नमेंट जो डेट, नेशनल डेट पे जो इंटरेस्ट पे करती है वो बेसिकली क्या होता है, वो नहीं इंक्लूड होगा। रीजन बीइंग जो नेशनल डेट उठाया है उन्होंने कंजम्पशन पर्पस के लिए उठाया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय अ हाउसहोल्ड फॉर फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार। अब अगर ये लोन उसने किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लिया होता ना तो उसको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसने जो इंटरेस्ट पे किया है वो उस लोन पे किया है जो उसने इवेंचुअली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया है। मतलब उसने कार बाय करी है और कार तो फिर इवेंचुअली अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ कर रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय अ हाउसहोल्ड फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि जो लोन लिया गया है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया गया है, वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं लिया गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ अ फर्म बॉट बाय अ हाउसहोल्ड। नाउ दिस विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर्स पे, वो एक फर्म का डिबेंचर है, मतलब उस फर्म ने
वो जो लोन, डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है ना, तो वो जो लोन लिया गया है वो एक फर्म ने लिया है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ फर्म बॉट बाय अ हाउस होल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. व्हाई? बिकॉज दैट लोन विच द फर्म हैज टेकन इज यूजिंग इट फॉर सम प्रोडक्शन पर्पस. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन टेकन बाय अ एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. नाउ सी, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि एम्प्लॉय ने जो लोन लिया है वो किस लिए लिया है, राइट? अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं मेंशन है तो वी अज्यूमिंग इट टू बी कि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए उसने यूज़ किया होगा, क्योंकि हमारे पास एक सी ऐसा ऑप्शन ऑलरेडी है जहाँ पे ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया गया है. तो व्हेन देयर इज नथिंग मेंशन तो वील अज्यूम इट टू बी कंजम्पशन पर्पस. क्लियर है? तो सी इसका जो है सही आंसर है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी इज 3300 करोड़ एंड द जीडीपी डिफ्लेटर इज 150. नाउ वी ऑल नो कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला जिसको हम यहां देखेंगे. ओके, so GDP deflator is equals to nominal GDP over real GDP. तो हमारे को क्या वैल्यूज दी गई हैं. रियल जीडीपी निकालना है हमें नॉमिनल जीडीपी 3300 दिया गया है. 3300 रियल जीडीपी हमें निकालना है, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं. और हमारे को जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें गिवन है 150. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस बेसिक्स मैथ्स लगनी है. 3300 बाय 150 इंटू 100 भी होता है ये. इंटू 100 तो ये हो गया 2200 करोड़. 2200 करोड़ 2200 करोड़ जो है इसका सही आंसर है. आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 2200 करोड़. क्लियर है? जीडीपी डिफ्लेटर हमें पता है नॉमिनल बाय रियल जीडीपी. जीडीपी डिफ्लेटर 150 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी हमें 3300 करोड़ दिया हुआ है. नीचे एक्स डाल के बस बेसिक मैच करके आपने निकालना है. 2200 इसका सही आंसर है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. देखो डेप्रिसिएशन जो है ना वो बेसिकली क्या है, एक टर्म यूज करी गई है इक्वल इंटरवल पे जब हम किसी कैपिटल गुड को राइट ऑफ करते हैं. सिंपल सी चीज़ है, मैंने मशीनरी खरीदी अज्यूमिंग इट टू बी 40,000 रुपीज़. 40,000 की मैंने मशीनरी खरीदी और मुझे लगता है उसकी जो लाइफ है वो 4 साल है. तो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैट मशीन आफ्टर 4 years मैं क्या करती हूँ अपने अकाउंट्स में हर साल 10-10 हज़ार रुपये राइट ऑफ करती रहती हूँ, काटती रहती हूँ कि 4 साल बाद जो है मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो बेसिकली क्या है, वो एक एनुअली आप उसको क्या करते हो, वियर एंड टियर की कॉस्ट है एक तरीके से मशीनरी की. क्लियर है? आगे इसके देखते हैं ऑप्शंस और देखते हैं सही क्या है. एन एनुअल अलाउंस फॉर अ वियर एंड टियर ऑफ अ कैपिटल गुड. ये बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए भी बताया था कि एनुअली हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं 10-10 हज़ार की. जो अब देखो आज जो मैंने अगर गाड़ी खरीदी तो आज जो मेरी गाड़ी की वैल्यू है 1 साल बाद नहीं होएगी, क्योंकि वो चल चुकी है इतना टाइम, है ना, उसका इंजन भी पुराना है, सब कुछ पुराना है. तो मशीनरी का भी ये कि 1 साल बाद जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम बेसिकली वो कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं कि जो वियर एंड टियर में जा चुकी है. तो एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टियर ऑफ ए कैपिटल गुड सही है, बिल्कुल सही है ये. बी है द कैपिटल गुड ग्रेजुअली यूज्ड अप इन ईच ईयर्स प्रोडक्शन प्रोसेस. एग्जैक्टली हर साल जो है वो यूज हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है कंसेप्ट डेप्रिसिएशन का बताने में. रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ कैपिटल गुड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो ये नहीं है. कोई भी एक्सीडेंट में अगर कोई मशीन या कोई चीज़ खराब होती है तो उसको रिप्लेस करने में जो कॉस्ट लगती है इसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है. डी है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी. दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन. टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे मशीनरी के डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये बेसिकली हमने उसके वियर एंड टियर की जो प्राइस है उसको माइनस करा है, राइट. ई है कॉस्ट ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 4 years ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. देखो कॉस्ट ऑफ द गुड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. मैंने बोला 10,000 हमने हर साल राइट ऑफ किया. हमने 10,000 निकाला कैसे, हमने 40,000 जो कि
कॉस्ट ऑफ द गुड थी उसको डिवाइड किया कितने साल से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब मुझे लगा वो 4 साल तक जो है चलेगी, तो मैंने क्या किया 40,000 डिवाइड बाय 4 यानी कि 10,000 निकाल दिया। तो डेप्रिसिएशन क्या निकली हमारी, कॉस्ट ऑफ द गुड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर है दैट इज ए, बी एंड ई, यानी कि ऑप्शन सी दैट इज ए, बी एंड ई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ NVFC इज 200 करोड़, IC दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100 करोड़ एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन टू बी 40 करोड़, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GVAFC। हमें जो है GVAFC की वैल्यू निकालनी है। GVAFC that is gross value added at factor cost। तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें NVAFC गिवन है, क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC गिवन है और हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, और इसके बेसिस पे जो है हमें आंसर निकालना है। राइट तो फटाफट से देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है GVAFC और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है NVAFC दैट इज 200, उसके बाद हमें दिया है IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज 100 एंड हमें डेप्रिसिएशन दिया है दैट इज 40। देखो GVAFC निकालना है, NVAFC गिवन है, मतलब कि सिर्फ नेट और ग्रॉस का खेल है। IC जो हमें है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो जब हम यहाँ बात ही वैल्यू एडेड की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVO होता है ना, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस जब हम उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो ही हमें पता लगता है कि हमारी वैल्यू ऐड कितनी हुई है। तो हमें क्या किया है, हमें NVAFC डायरेक्ट दिया हुआ है 200, तो इस NVAFC में जो IC है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन में IC दे दिया ये सोच के कि बच्चा कंफ्यूज होगा और वो माइनस कर देगा, बट हमें ये चीज़ मालूम है कि वैल्यू एडेड जो होती है वो IC के इफेक्ट के बाद आती है, यानी कि हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रॉस और नेट का खेल है, हमने उसी के बीच में खेलना है। तो GVAFC इक्वल्स टू NVAFC। अब देखो प्लस या माइनस डेप्रिसिएशन का है, ग्रॉस है ग्रॉस, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये क्लियर है, ये पूछा गया है। NVAFC हमें देखो बाकी सारी चीज़ों तो सेम है, वैल्यू एडेड, फैक्टर कॉस्ट। अगर यहाँ NPFC होता तो चेंजेस लाते, लेकिन बाकी सब है तो बस हमने G और N को ही चेंज करना है। ग्रॉस नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। NVAFC हमारे को 200 दिया गया है और हमारे को डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, हमारे को 40 दिया, तो आंसर क्या है 240 करोड़, यानी कि GVAFC जो है वो हमारा क्या आया, वो हमारा आया 240 करोड़। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सटर्नैलिटीज एज अ लिमिटेशन ऑफ GDP एंड वेलफेयर। तो देखो सबसे पहले तो एक्सटर्नैलिटीज होता क्या हमें मालूम होना चाहिए। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी हार्म या बेनिफिट हम किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं ना, तो वो एक तरीके से एक्सटर्नैलिटी है। राइट इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो दो तरीके की एक्सटर्नैलिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स लो, केमिकल फैक्ट्रीज जो होती हैं जब वो प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, तो जो भी लेफ्ट ओवर केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वॉश अवे हो जाते हैं स्ट्रीम्स में, है ना। तो जो केमिकल्स स्ट्रीम्स में वॉश अवे हो जाते हैं तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट तो करते हैं। या फिशरमैन ने फिशेस को लेना है बट वहाँ फिशेज ही नहीं है, वो मर गई क्योंकि केमिकल्स उसके अंदर है। तो ये बेसिकली क्या है, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, एक हार्म है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिला गया है सोसाइटी को या किसी थर्ड पार्टी को, है ना। अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करें तो दैट मीन्स कि कोई बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को CPR कराना सिखाती है ताकि अगर कोई भी वर्क प्लेस में इमरजेंसी हो तो वो उनको आता हो,
राइट। बट अब वो जो उन्होंने CPR सीखा है वो सिर्फ वर्क स्पेस के लिए वैलिड थोड़ी है, कहीं बाहर जाएंगे तो वो बाहर भी अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस या कोई एक्टिविटी के थ्रू क्या हो रहा है कि किसी सोसाइटी या थर्ड पार्टी का बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सटर्नैलिटीज की जो लिमिटेशन है वो कैसे है GDP और वेलफेयर, मतलब हमने क्या करना है इन स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है किस चीज़ के अबाउट द एक्सटर्नैलिटी एज लिमिटेशन ऑफ GDP एंड वेलफेयर, हमने उसको टिक करना और बेसिकली हमने उससे आंसर निकालना है कि कौन सी पांचों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला है GDP इज मेजर्ड does not include external production of goods. Now see which is true, external production of goods means productional externalities, यानी कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सटर्नैलिटी आती है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ये चीज़ें जो है ना GDP की कैलकुलेशन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से या तो ओवर एस्टिमेशन हो जाता है GDP का या अंडर एस्टिमेशन हो जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को अगर हम नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब जो फिशरमैन का नुकसान हो रहा है उनका वेलफेयर नहीं हो रहा है, हम उसको GDP में तो दिखाते ही नहीं है ना, तो क्योंकि वो नहीं दिखाया इसलिए GDP की जो है ओवर एस्टिमेशन हो जाती है। अब सिमिलरली वो CPR का जो बेनिफिट है सोसाइटी को मिल रहा है उसको वेलफेयर तो इंक्रीज हो ही रहा है यार, किसी की जान बच गई है वो और काम कर पा रहा है, GDP तो ग्रो होनी बढ़नी चाहिए क्योंकि वो और इंडिविजुअल जो शायद मरने वाली स्थिति में था उसको बचा दिया, अब वो काम कर रहा है तो GDP तो ग्रो होनी चाहिए ना, बट हम वो चीज़ इंक्लूड नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है, दैट इज GDP इज मेजर्ड डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एंड वेलफेयर। देखो इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बढ़ रही है तो वेलफेयर तो कम हो ही रहा है। अगर केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्वेटिक लाइफ बहुत इंपैक्ट कर रही है तो वेलफेयर ऑफ फिशरमैन तो डिक्रीज हो रहा है। तो देखो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। नो रिलेशन बिटवीन GDP एंड वेलफेयर, देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि GDP और वेलफेयर का लेना देना है, GDP जैसे बढ़ता है तो वेलफेयर भी बढ़ता है। हाँ ये बोलना गलत है कि GDP बढ़ने का मतलब वेलफेयर बड़ा ही बड़ा है और उतना ही बड़ा है, गलत होगा, बट वी कांट से कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड वेलफेयर। तो देखो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सी को हम एक्सक्लूड करते हैं। डी पे आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों हमने अभी देखी, केमिकल प्रोडक्शन हो गया या फिर हमने देखा कि CPR जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्टिविटी होगी या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में होती है उसमें दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई पे आते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर रिवॉर्डेड विद प्रॉफिट फॉर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। देखो ये गलत है, व्हाई? बिकॉज जब CPR प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉय अगर सोसाइटी में किसी की हेल्प करता है तो उस कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उस कंपनी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है इस चीज का। तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट्स जो है या कॉस्ट जो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, तो वो जो वो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो उसका ओनर है उनको नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स आर रिवॉर्डेड विद प्रॉफिट फॉर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, इसके आगे क्रॉस लगेगा। तो आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ A, B या D। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो A, B, D का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा कॉम्बिनेशन आंसर से पिक करना है जो सबसे बेस्ट आंसर होता है ऐसा, तो हमें वो पिक करने ऑप्शंस जो ज़्यादा इंक्लाइंड हैं लिमिटेशंस की ओर, राइट। तो देखो सबसे पहली बात A, B और D होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई भी आंसर में है तो उसको कटा दो। A, B और D, E है तो कैंसिल कर दो, A, B, D, E है कैंसिल कर दो। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा A और हमारे पास बचा D। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होना चाहिए, D तो दोनों में है, तो दैट मीन्स कि D तो पक्का ही आंसर में है। अब A और B में से हमें कोई एक चूज करना है जो ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन लग रही है हमको, राइट। तो GDP एज मेजर डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये बिल्कुल सही है कि GDP ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन की तरफ लीड हो जाता है अगर हम जो है एक्सटर्नल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को इंक्लूड नहीं करें। साथ में इनवर्स रिलेशन बिटवीन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एंड वेलफेयर। तो अगर हम लिमिटेशन देखें ना तो ये जो फर्स्ट है ना ये एक ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो होगा वो हमारा A और D होगा, क्योंकि A और B में से कोई अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो वो हमारा आंसर A होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो दैट इज कोल यूज्ड बाय अ स्टील फैक्ट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंटरमीडिएट गुड, सब्सटीट्यूट गुड और फाइनल गुड। तो इसका आंसर जो है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड है। देखो क्यों? क्योंकि कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हाइल प्रोड्यूसिंग स्टील, राइट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो आपस में यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, जैसे कोल, कार और पेट्रोलियम हो गया, राइट। अगर कार की सेल इंक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल की सेल पे भी दिखता है कि वो भी इंक्रीज हो रही है। सब्सटीट्यूट गुड, तो क्या कोल और स्टील है ऐसे कि अगर स्टील इंक्रीज हो रहा है तो कोल भी इंक्रीज हो रहा है? नहीं। तो देखो ये तो ऑप्शन में हमारे नहीं रहा।
सी है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो, जैसे फैंटा और कोक हो गया, फैंटा नहीं मिली तो चलो कोक खरीद लिया, है ना। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हो, स्टील नहीं मिला तो चलो कोल खरीद लेते हैं, नहीं ना, तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा डी फाइनल गुड। फाइनल गुड मतलब वो गुड जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हो। लेकिन देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इट इज रिटन कोल यूज्ड बाय अ स्टील फैक्ट्री, तो दैट मीन्स फाइनली कंज्यूम नहीं हो रहे, ये स्टील फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए ये नहीं यूज हो रहे, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड है। आंसर हमारा बी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं। सपोज अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वांट्स टू रेज इट्स इन्वेंट्रीज फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 2000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेक्टिंग सेल ऑफ 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। The firm produces 5000 plus 1000, 6000 TV sets. Actual sale for the firm are 5000 TV sets during the year. This is an example of planned accumulation of inventories, unplanned accumulation of inventories, planned deaccumulation of inventories, unplanned deaccumulation of inventories. देखो सबसे पहले तो ऑप्शंस को समझते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को समझाऊंगी। ऑप्शन देखो, प्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री को इकट्ठा करना। प्लान्ड मतलब प्लान तरीके से इकट्ठा करना, मतलब मैंने पहले से प्लान बना लिया है कि साल के एंड में इतनी इन्वेंट्री जो है मैंने अक्यूमुलेट करनी है, मैंने इकट्ठी करनी है। ये हमारा पहले ऑप्शन का मतलब हो गया। दूसरे ऑप्शन का मतलब है अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब इन्वेंट्री इकट्ठी होगी लेकिन अनप्लान्ड था वो उसको इकट्ठा करना, तो दैट इज अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सी इज प्लान्ड डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब डी अक्यूमुलेशन मतलब किसी को, डी अक्यूमुलेशन मतलब किसी को नंबर में कम करना है एक तरीके से। तो इन्वेंट्रीज की अगर डी अक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो या तो वो बिक रही है या उसको डिस्पोज कर रहे हैं, पर वो इवेंचुअली कम हो रही है। तो प्लान्ड तरीके से अगर हम डी अक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो दैट इज डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। डी इज अनप्लान्ड डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, दैट इज कि हमने प्लान नहीं किया लेकिन कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बने जिसकी वजह से वो डी अक्यूमुलेट हो गई, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात हुई है। ऑप्शंस हमें क्लियर है कि ये मतलब है इनका। अब दोबारा से सवाल को पढ़ते हैं। दैट इज सपोज अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वांट्स टू रेज इन इन्वेंट्रीज फ्रॉम 1000 टू 2000 यूनिट्स। नाउ सी, पहली लाइन हमें ये चीज बता रही है कि दे वांट टू रेज द इन्वेंट्री, राइट, तो दैट मीन्स कि इट इज प्लान्ड। तो अनप्लान्ड वाले तो सारे ऑप्शन हमारे कट गए, हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, ए या सी, प्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज या प्लान डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब अक्यूमुलेशन है या डी अक्यूमुलेशन वो हमें आगे पता लगेगा पढ़ के, अक्यूमुलेशन है या डी अक्यूमुलेशन है वो हमें आगे पढ़ के पता लगेगा। पहली लाइन से ये तो क्लियर है कि ये प्लान्ड है। सपोज अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वांट्स टू रेज इट्स इन्वेंट्रीज फ्रॉम 1000 टू 2000 यूनिट्स ड्यूरिंग अ ईयर। नाउ एक्सपेक्टिंग सेल ऑफ 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, द फर्म प्रोड्यूसेस 5000 प्लस 1000 इक्वल्स टू 6000 टीवी सेट्स। अब देखो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि 5000 की हमारी सेल होगी और उनके माइंड में ये था कि हमने 1000 से 2000 की इन्वेंट्री करनी है, तो हमने क्या करना है, 1000 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए, यानी कि 5000 तो सेल का वो सोच रहे हैं कि आएगा, तो उन्होंने वो प्रोड्यूस किया, प्लस उन्होंने 1000 वो प्रोड्यूस किया जो उनके माइंड में प्लान है कि उन्होंने इन्वेंट्री को 1000 से 2000 रेस करना है। तो टोटल उन्होंने क्या किया, 6000 टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। अब एक्चुअल सेल क्या हुई कि एक्चुअल सेल फॉर द फर्म आर 5000 टीवी सेट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो उन्होंने सोचा था वैसी ही सेल निकली। तो दैट मीन्स कि उनके पास एंड में 1000 बच गए, 1000 उनकी पहले से थी प्लस उन्होंने 1000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे थे ताकि जो है 2000 बच सके। तो दैट मीन्स इन्वेंट्री पहली बात 1000 से 2000 हुई तो वो अक्यूमुलेशन हुई, इन्वेंट्री कम नहीं हुई। मैंने आपको बताया डी अक्यूमुलेशन मतलब वैल्यू में कम होना, तो इन्वेंट्री हमारी कम नहीं हुई, इन्वेंट्री हमारी बड़ी है, तो दैट मीन्स कि अक्यूमुलेशन हुई है, डी अक्यूमुलेशन नहीं हुई है। तो दैट मीन्स ए प्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज जो हमारा सही आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दैट इज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनिशियल रिजर्व्स इफ CRR और कैश रिजर्व रेशियो इज 20% एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज ₹500। देखो CRR हमें क्या गिवन क्या क्या है, पहले तो ये लिखते हैं। सबसे पहले ना हम गिवन चीज़ें लिखते हैं। गिवन हमारे पास है CRR दैट इज 20%, इनिशियल रिजर्व्स हमें शायद कैलकुलेट करना है, और हमारे पास क्रेडिट क्रिएटेड बताया हुआ है। क्रेडिट क्रिएटेड हम क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कितना है। क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट क्रिएट जो है वो है 500 रुपये। तुम्हें पता है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर
इज इक्वल्स टू 1/CRR, क्लियर है, विच इज 1/20%, तो ये बना 100/20, 5 आ गया। तो दैट मीन्स कि 5 टाइम्स जो है मनी क्रिएट हुआ है ना। तो अगर मैं इसको बताऊं तो 5 टाइम्स जो है हमारा मनी क्रिएट हुआ है। तो क्रेडिट क्रिएटेड हमारा कितना 500, विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स जो इनिशियल रिजर्व्स थे। 5 आया ना इधर, मतलब 5 टाइम्स जो है मनी क्रिएट किया गया है। इनिशियल रिजर्व्स थे उसके 5 टाइम्स जो है मनी क्रिएट किया गया है। तो मनी क्रिएट हमारे पास 500 है, 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल रिजर्व्स। तो हमारा इनिशियल रिजर्व क्या निकल के आ गया 500/5 विच इज इक्वल्स टू 100। तो हमारा 100 जो है वो सही आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। तो हमारा जो 100 है, डी ऑप्शन, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द करेंसी issued by Reserve Bank of India is called high powered money, reserve money, bank money, monetary base, fiscal base. Now see, currency issued by RBI basically includes जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो, और जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं किसके पास, आरबीआई के पास। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, हम इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, हम इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर जो है वो होना चाहिए ए, बी और डी, विच इज दी फर्स्ट आंसर। ए, बी एंड डी, ए हमारा जो है सही आंसर होना चाहिए। देखो बी और ई जो है तो जो हमारा बी और हमारा सी और ई जो है, देखो बैंक मनी कौन सा मनी होता है, ये वो मनी होता है बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट के तौर पे होता है, जो लोग वहाँ पे डिपॉजिट जमा करते हैं। डिमांड डिपॉजिट के तौर पे जो कमर्शियल बैंक्स के पास मनी होता है उसको बैंक मनी बोलते हैं। फिस्कल बेस में देखो फिस्कल वर्ड आ गया तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स इट रिलेट्स टू टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिस्कल मॉनेटरी मेजर, फिस्कल मेजर याद है ना, तो फिस्कल मतलब उसका कोई लिंक नहीं है आरबीआई के उससे, दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो देखो सी और ई तो हमारा क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तो चलो जिन्होंने पढ़ा है उनको इसका आंसर होगा, लेकिन कभी कभी कई क्वेश्चन जो है वो ना स्मार्ट वर्क से भी निकल जाते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें नहीं पता हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हमें नहीं पता उसको रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। हमें पता है कि ई जो है हमारा, जो ई है फिस्कल बेस, उसमें जो वर्ड फिस्कल है वो मॉनेटरी या कुछ इससे रिलेटेड नहीं होता, वो रिलेटेड होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से रिलेटेड, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है ई तो नहीं होगा। ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ई तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ऑप्शन में वो वाले आंसर्स को अगर आप कैंसिल करो जिसमें ई है तो यू विल रियलाइज कि यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन सी। ये कट गया क्योंकि इसमें ई है, ये कट गया क्योंकि इसमें ई है, और ये भी कट गया क्योंकि इसमें, तो बचा ही हमारे पास ए आंसर। तो ए ही हमारा ऑटोमेटिकली सही आंसर था। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में जो है देखते रहा करो ताकि आपको जो है पता लग जाए, मतलब ये सारी चीज़ें भी कभी कभी मार्क्स गेन करने में, एडेड एडवांटेज देने में हेल्प करती है। क्लियर है, चलो तो अपने 13 क्वेश्चन पे आते हैं। Identify which of the following measures taken by the RBI will increase the money supply. Increase in CRR, decrease in CRR, selling of a government bond, buying of a government bond, और decrease in the bank rate. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CRR होता क्या है। तो CRR बेसिकली का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये वो रेशियो होता है जो बैंक जो है कुछ अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखता है। मतलब बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ सर्टेन अमाउंट वो आरबीआई के पास रखता है एज रिजर्व्स, उसको हम सीआरआर बोलते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में है इंक्रीज इन सीआरआर और डिक्रीज इन सीआरआर। पहले इस चीज़ को समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक के पास 100 रुपये जो है डिपॉजिट्स आए, इसमें से ये है हमारे डिपॉजिट्स, इसमें से सीआरआर जो है दैट इज 10%, अज्यूमिंग 10%, तो कितना डिपॉजिट हुआ, यानी कि 10 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कर दिया आरबीआई के पास, और लेंड करने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास बचा 90 रुपये। अब देखो जब सीआरआर इंक्रीज हुई, यानी कि कैश रिजर्व रेशो जब इंक्रीज हुई, वो 10% से 15% होगी, तो 100 में से वो 15 रुपये जो है वो डिपॉजिट करेगा, राइट। उसके पास कितना बचा लेंड करने के लिए, लेंड करने के लिए बचा उसके पास 85 रुपीज़। अगर सीआरआर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीआरआर इंक्रीज हुई, अगर सीआरआर डिक्रीज होती है, वो 5% हो जाती है,
तो 100 में से वो 5 रुपीज़ जो है आरबीआई के पास रख रहा है और लेंड कितना कर रहा है 95 रुपीज़। तो जब वो लेंड 95 रुपीज़ कर रहा है तो दैट मीन्स कि जो मनी सप्लाई मार्केट में है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब वो लेंड 85 रुपीज़ कर रहा है तो दैट मीन्स कि जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ समझ रहे हो कि जब CRR इंक्रीज होता है तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होता है, और जब CRR डिक्रीज होता है तो जो हमारा मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से मेजर्स से जो मनी सप्लाई है इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स कि व्हेन CRR विल डिक्रीज द मनी सप्लाई विल इंक्रीज। क्लियर है, व्हेन CRR विल डिक्रीज द मनी सप्लाई विल इंक्रीज, तो दैट मीन्स कि बी तो सही है, इंक्रीज इन CRR से हमारा जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज इन CRR विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। अगला है सेलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट बॉन्ड और बाइंग ऑफ अ गवर्नमेंट बॉन्ड। इसको भी इस चीज के तरीके से समझो कि जब गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब आरबीआई बॉन्ड को सेल करेगी, उसने क्या किया, एक पेपर है बॉन्ड राइट, उसने वो पेपर को सेल किया पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले लिया। जब उसने पेपर को बेचा यानी कि जो बॉन्ड है उसको बेचा, उसके बदले में जब उसने पैसा लिया तो उसने जो है इकोनॉमी से पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मतलब जब वो बेच रही है बॉन्ड को तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, और जब वो खरीद रही है बॉन्ड को तो वो मनी सप्लाई दे रही है। उसने खरीदा, पब्लिक को पैसा दिया, यानी कि जब बॉन्ड खरीदा तो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हुई। तो दैट मीन्स कि व्हेन देयर इज बाइंग ऑफ अ गवर्नमेंट बॉन्ड, जब गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय किया जाता है तो मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स कि डी भी हमारा सही है, ए हमारा गलत था, सी हमारा गलत हुआ, डी हमारा सही है। ई पे आते हैं, डिक्रीज इन द बैंक रेट। तो बैंक रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट कर लोन मतलब देता है, वो जो रेट चार्ज करता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। अब अगर 10% चार्ज कर रही है बैंक कमर्शियल बैंक से 10% वो चार्ज कर रही है, तो 90 रुपीज़ आ रहा है। अगर 100 रुपये है तो 90 रुपीज़ जो है बेसिकली आगे जो बैंक से वो लेंड कर पा रहे हैं राइट। अगर वो डिक्रीज हो जाता है, वो 5% हो जाता है, तो वो 95 लेंड कर पाएगी 100 में से। ये चीज क्लियर है। तो दैट मीन्स कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द बैंक रेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। तो दैट मीन्स ई इज ऑल्सो दी करेक्ट, ई इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका सही आंसर है बी डी ई। अब ढूंढो बी डी ई कहाँ है, बी डी है डी ऑप्शन, बी डी ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक पॉलिसीज विच हैव बीन अडॉप्टेड बोथ बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आर मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करते हैं जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। यस, पाकिस्तान ने भी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज फॉलो करी थी जैसे इंडिया ने पॉलिसीज को बनाया था। नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पंजाब वाले एरिया में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को विटनेस किया था राइट। तो कुछ एरिया जो लाहौर या जो पंजाब जो पाकिस्तान वाली साइड है वहाँ पे भी उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स को देखा था। नेक्स्ट इज 5 ईयर प्लान्स। यस, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ फॉलोड 5 ईयर प्लानिंग। 1950 में 1950 से 55 इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो पाकिस्तान था। ई कॉमर्स सिस्टम, तो ये तो नहीं है, और कॉमर्स सिस्टम नहीं था। इस चैप्टर में देयर वाज अ टर्म नेम कम्यून सिस्टम। तो कम्यून सिस्टम में क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो मोटिवेट करती थी फार्मर्स को कि आप लार्ज एरिया में जो है लैंड को कल्टीवेट करो ताकि जो बेनिफिट्स हैं हम वो उसको लार्ज एरिया कल्टीवेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसको सारे फार्मर्स ले सकें राइट। तो ये तो नहीं हुआ था, ये हुआ था चाइना में। तो पाकिस्तान और इंडिया में जो कॉमन चीज़ें थी वो थी ए बी सी एंड डी। आंसर कौन सा है, ये सी, ए बी सी, ऑप्शन सी जो है ए बी सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द इवेंट्स रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेटिंग अप ऑफ नाबार्ड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम। ये हुआ था हमारा 1982 में, 1982। कुडुम्श्री प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन केरला 1995। सब कुछ वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है, इसीलिए फोकस ऑन योर एनसीईआरटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट पोर्टफोलियो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज 1960 के मिड जैसे में, तो 1960s लगा लो, मिड ऑफ 1960s में यह हुआ था। इंडिया अडॉप्ट सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच दैट हैपेंड इन 1969। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सी जो है हमारा सबसे पहले होना चाहिए। तो देखो, अब देखो, अगर आपको इसमें पता है
कि सी सबसे पहले आएगा तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, दैट इज सी डी ए बी। क्यों? क्योंकि ए में सबसे पहला ऑप्शन ए है, सी में बी है और डी में डी है, राइट। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो ये तो वैसे ही कट गया। बट अदरवाइज भी अगर हम देखें तो सी हमारा सबसे पहला होगा, उसके बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा हमारा ए एंड देन आएगा हमारा बी। क्लियर है ये चीज? चलो आगे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, The objective of CAF committee was rural development with focus on industrial policy resolution 1956, land reforms, HIV seeds and their effectiveness and small scale industries। तो हमने अपने सेकेंड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 का था, उन्होंने क्या किया कि वेरियस इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया, राइट। तो वो बेसिकली जो फॉर्म हुआ था वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए था। तो क्वेश्चन था कि अब रूरल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें, तो काफ कमेटी फॉर्म हुई थी, राइट। 1955 में काफ कमेटी ने रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फोकस किया कि उनकी डेवलपमेंट से रूरल डेवलपमेंट होगी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ काफ कमेटी वाज रूरल डेवलपमेंट विद अ फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो हमारे पास है सोलर पावर, गोबर गैस, बायोपेस्ट कंट्रोल, बायोकंपोस्टिंग और राइट साइड में अर्थवर्म्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, नीम एंड रूरल एरिया। तो देखो सोलर पावर लिंक होता है फोटोवोल्टिक सेल्स से। फोटोवोल्टिक सेल्स बेसिकली ना वो सेल्स होते हैं, इसमें कुछ कोटिंग होती है जो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो सोलर पावर की वजह से जब ये सेल्स, ये बेसिकली ना रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होती, ग्रिड सिस्टम प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता क्योंकि बहुत इंटीरियर्स में है, तो सोलर वहाँ पे ये बेसिकली यूज होकर ना डेवलपमेंट हो सकती है। तो सोलर पावर जो है वो होगा फोटोवोल्टिक सेल्स। देन कम्स गोबर गैस। गोबर गैस को अब आप खुद एलिमिनेट करने की कोशिश करो इसको। देखो अर्थवर्म्स, रूरल एरियाज, ये कहीं पे भी जा सकता है, तो इसको अभी होल्ड करते हैं, आगे आते हैं। बायोपेस्ट कंट्रोल, देखो नेम बता रहा है बायोपेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने का बायोलॉजिकल तरीका, राइट। इसका आंसर है नीम। तो देखो नीम के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। वैसे भी इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, राइट। तो सी का हमारा जो ऑप्शन है वो है 3। देन कम्स बायो कंपोस्टिंग, कंपोस्ट बनाने का बायोलॉजिकल तरीका। तो वी ऑल नो कि इसका आंसर होगा अर्थवर्म्स, क्योंकि अर्थवर्म्स जो है ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट जो है बहुत फास्ट से बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं। तो डी का हमारा, अब देखो 1 हो गया, तो बी जो है उसका सिंपल सा आंसर हो गया रूरल एरियाज। तो गोबर गैस प्लांट जो है हम रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये देखें इसका आंसर होगा 2। सबसे पहले का आंसर जो है वो है 2। तो अब देखो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास सी और डी रह गए हैं। सी, अब देखो गोबर गैस जो है वो रूरल एरियाज है, तो ये देखो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये है 2, 4, 3 एंड 1, 2, 4, 3 एंड 1, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से मैच द फॉलोइंग है, स्कार्सिटी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड राइट साइड में है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। स्कार्सिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना तो बहुत ही सुनी हुई लाइन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज स्कार्स हैं इसीलिए उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसलिए हमें चॉइस जो है वो बहुत ही बेटर होनी चाहिए। मेरे पास 50 रुपये हैं, मुझे बहुत कुछ खरीदना है, तो क्योंकि 50 ही रुपए हैं, रिसोर्सेज जो है वो हमारे स्कार्स हैं, इसीलिए चूज करना पड़ रहा है कि हमें जो है सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिल रही है, राइट। तो स्कार्सिटी जो है वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ए का जो आंसर है वो है 3। ये जो है ए का जो आंसर है वो है 3। देन कम्स नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव मतलब पॉइंट, इसको थोड़ा ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में ना बहुत कंफ्यूजन होती है एंड तक, तो इसको ऐसे थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करो कि पॉजिटिव मीन्स पॉइंट, यानी कि टू द पॉइंट। पॉजिटिव डिनोट्स टू द पॉइंट, दैट मीन्स ऑल द फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव बेसिकली जो डिनोट करता है वो करता है हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज, हम जो जजमेंट पास करते हैं, हमारे ओपिनियंस, ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू द पॉइंट बेसिकली फैक्ट्स को डिनोट करते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हमारे वैल्यू जजमेंट्स, बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स, ओपिनियन, इसको बताते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि इन्फ्लेशन जो है वो 5.8% है, फैक्ट है ना, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक फैक्ट स्टेटेड है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, तो ये मेरा एक ओपिनियन है।
कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, या मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन को करने के लिए कोई भी और टेक्निकल इकोनॉमिकल टर्म मैं पुट इन कर दूँ कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये एक मेरा ओपिनियन है और मेरी जजमेंट है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में। क्लियर है? व्हाट टू प्रोड्यूस, वी ऑल नो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये हमारा आ जाएगा इधर सेकेंड का। तो अगर हम आंसर को करें तो हमारा फर्स्ट क्या है? 3, तो हमारा ऑप्शन 4 तो जो है वो कट हो गया। हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बेसिकली 4th है, तो हमारा ए ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास बचे बी और सी। सी का क्या आंसर है? सी का 1, तो हमारा जो ऑप्शन हुआ वो हुआ बी, राइट। तो आंसर है 3, 4, 1 एंड 2। व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ 1 एंड 2। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। Right. The downward movement along the demand curve of a commodity is due to decrease in the taxes, decrease in the income of the consumer, decrease in price of its substitute or decrease in the price of the commodity demand. अब देखो जब डिमांड कर्व की बात होती है तो उसमें जो भी मूवमेंट चेंजेस होते हैं, शिफ्ट होते हैं, वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चेंजेस जो हैं एक होते हैं मूवमेंट और एक होते हैं शिफ्ट, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट तो देखो क्या बनता है, और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो क्या बनता है? प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। अब देखो जब हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं, जब इस पॉइंट से डिमांड कर्व पे इस पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट मीन्स एक्सटेंशन हो रही है डिमांड की। वेराज जब इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं तो हमारा कंट्रैक्शन हो रही है, यानी कि मूवमेंट हो रही है। एक ही डिमांड कर्व में जब मूवमेंट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वेराज जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रहती है और हमारे अदर फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं उनमें चेंजेस आता है, तो वी टॉक अबाउट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ये टोटली शिफ्ट हो गया राइट साइड को या फिर लेफ्ट साइड को। जब पूरा डिमांड कर्व चेंज होता है तो वी से शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया। वेयर एज जब मूवमेंट होती है कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन तो वी से इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ आप देख रहे हो कि प्राइस पहले ये था, फिर प्राइस यहाँ नीचे चला गया। जब ये प्राइस था तो क्वांटिटी Q1 थी, जब प्राइस नीचे चला गया, कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते तो हमारी जो है ये Q2 हो गई। यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है। जब शिफ्ट हो रहा है तो दैट मीन्स अब देखो ये प्राइस है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था हमारा, ये ही प्राइस पे इस डिमांड कर्व पे क्वांटिटी जो है कम हो गई और इसी प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, राइट। Q1 एंड Q2 प्राइस हमारा दोनों केसेस में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इनकम बढ़ गई तो हमने ज्यादा खरीद लिया। समझ में आया ये चीज? अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, नाउ सी डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब मूवमेंट की बात हो रही है, इज ड्यू टू विच ऑफ द फैक्टर्स? मैंने आपको बताया था मूवमेंट होता है ड्यू टू प्राइस, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दैट मीन्स डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिक्रीज इन टैक्सेस जो है वो इवेंचुअली शिफ्ट में लीड करता, जो मैंने आपको राइट साइड में दिखाया है। ये क्लियर है? अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज। तो बेसिकली बजट सेट क्या होता है? ये बेसिकली कलेक्शन होता है उन सारे बंडल्स का जो एक इंडिविजुअल अपनी गिवन मनी इनकम में बाय कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 रुपए हैं और मुझे एक टॉफी खरीदनी है और चॉकलेट खरीदनी, मतलब 2 कमोडिटीज हैं, टॉफी और चॉकलेट। अब मुझे 50 रुपए को स्पेंड करना है कि मैं जो है टॉफी और चॉकलेट दोनों खरीद सकूँ, राइट। एक 1 रुपए की है, टॉफी 1 रुपए की है, चॉकलेट 5 रुपए की। तो अब उस 50 रुपए में या तो मैं एक टॉफी और एक चॉकलेट लेके घर चली जाऊँ और बाकी जो बचा हुआ पैसा अपनी जेब में रख लूँ, या फिर मैं 50 रुपए सारे खर्च कर दूं और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आऊं कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाए। एक टॉफी 1 चॉकलेट भी मैं ले सकती हूँ 50 रुपए में, एक टॉफी 2 चॉकलेट भी ले सकती हूँ मैं 50 रुपए में, या सारा पैसा भी उन चॉकलेट्स और टॉफी पे स्पेंड कर सकती हूँ। तो ये सारे बंडल्स है ना, 1 टॉफी 1 चॉकलेट, 1 टॉफी 2 चॉकलेट या 2 टॉफी 1 चॉकलेट, तो ये सारे बंडल्स हैं ये बजट सेट होता है। इन सबका जो कलेक्शन है दैट इज बजट सेट। देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद इन द
गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्यों, आगे वाले क्यों नहीं है वो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट एग्जैक्टली कॉज द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि जो एक चॉकलेट 5 रुपए की और जो 1 रुपए का एक टॉफी है जिसमें सिर्फ हम 6 रुपए स्पेंड कर रहे हैं और बाकी जो बटे 44 रुपीज अपनी जेब में रख रहे हैं, ये जो है बजट सेट का बेसिकली पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे को बोलता है कि हमें अपनी सारी मनी इनकम को स्पेंड करना है, तो ये सही नहीं है। वाई, बिकॉज बजट सेट जो है वो सारे बंडल्स को इंक्लूड करता है जो हम उस गिवन मनी इनकम में, जो कि 50 रुपए है, उसमें हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट द कंज्यूमर डिजायर्स टू परचेज। जेब में सिर्फ 50 रुपए है लेकिन हम खरीदना चाहते हैं 1500 चॉकलेट, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो जो है पार्ट नहीं है बजट सेट का। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट लाइज ऑन द बजट लाइन। तो जो बजट लाइन पे लाई करता है ना, तो दैट मीन्स कि वो कॉम्बिनेशंस है जिसमें हमने सारे पैसे जो है स्पेंड कर दिए, लेकिन बजट सेट इंक्लूड्स ऑल दोज बंडल्स विच कैन बी बेसिक विद द कंज्यूमर कैन बाय विद इन द गिवन मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये चीज क्लियर है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजीम वाज इनिशिएटेड इन द इंडियन इकोनॉमी इन 1991 टू प्रोवाइड फॉर। ए है देखो लिबरलाइजेशन, बेसिकली लिबरलाइजेशन का पार्ट है कि हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरल क्यों किया था। सबसे पहला ए है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एग्जैक्टली ये सही है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जब आएगा तो ही जो है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम दे पाएंगे। तो सबसे पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करने के लिए, विच इज ट्रू। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एडवांसमेंट लानी पड़ेगी, उनको भी क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, तो ये भी एक रीजन था, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ हायर टैरिफ। तो नो लिबरलाइजेशन में बेसिकली हमने सारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में ली हुई थी, जैसे कि टैरिफ्स लगाते थे या कोटा जो था, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंपोर्ट के ऊपर, वो सारी चीजें जो है वो हटा दी थी। तो जो सी है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ आंसर। क्यों, क्योंकि हायर टैरिफ जो है उसको तो हमने नहीं करना था ना, ये तो हटा दी गई थी, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ई भी अगर देखोगे ना, कंट्रोल ओवर इंपोर्ट्स, तो ये भी नहीं है। इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं करना था, इंपोर्ट्स को लेके आना था ताकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। डी क्या है, अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विच इज ट्रू। वाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो ही एडवांसमेंट होगी, और लिबरलाइजेशन बेसिकली जो है वो यही कर रहा था कि हमने सारी इंडस्ट्रीज को लिबरल कर दिया था, लाइसेंसिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहे आप टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करो, चाहे आप एडवांसमेंट में जाओ, चाहे बाहर से कंपनीज आके अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी, सी ऑप्शन। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर नॉट फाउंड अमंग्स द पुअर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, कोई लेमैन जो भी लेमैन इंडिविजुअल कोई भी अगर लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेगा इसको तो वो भी इसका आंसर कर सकता है। तो कौन सा जो फीचर नहीं है अमंग्स द पुअर, माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। कोई गरीब आदमी को देखोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि वो माल नरिश्ड है, भूखा है, राइट। तो ये तो जो है हमारा आंसर नहीं है। वाई, बिकॉज नॉट फाउंड, तो ये तो मिलती है ना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी स्किल, ये भी गलत हुआ, बिकॉज ट्रू पुअर लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते लिटरेसी। लिटरेट होना वो लिटरेट होना वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए जो है ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली। यस, ये तो है, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी जो है वो नहीं देखी जाती अमंग पुअर। आपके पास जो फीमेल्स हैं वो लिटरेट नहीं होती, वो अपना से नहीं बोल पाती, तो ये कि जेंडर इनइक्वालिटी तो है जो अमंग वी ऑफन सी अमंग दी पुअर पीपल। तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। अगला भी पढ़ लेते हैं। अनेबल टू नेगोशिएट विद देयर लीगल वेजेस। एग्जैक्टली, दे आर नॉट लिटरेट एनफ, उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो नेगोशिएट कर सके, अपनी वर्थ को बता सकें कि हाँ मेरे जो वेजेस हैं वो थोड़े हाई होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज जेंडर इक्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली, जो कि नहीं देखी जाती। जेंडर इनइक्वालिटी जो है हम देखते हैं बेसिकली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a source of human capital? तो we know there are 4 sources. Expenditure on migration, यहाँ पे देखो expenditure on immigration लिखा है, तो
पहले उससे पता लग रहा है कि ये हमारा जो है आंसर है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सोर्स। तो कौन से सोर्सेज होते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जो 4 है, माइग्रेशन, एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि यहाँ इन्होंने इमिग्रेशन लिखा हुआ है। माइग्रेशन, क्योंकि जब हम माइग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना माइग्रेशन में, यहाँ से आप जा रहे हो, जो खर्चा आप माइग्रेशन के लिए करते हो, उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, इसीलिए लोग जो है माइग्रेट करना प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा जो है सही आंसर है, एक्सपेंडिचर ऑन इमिग्रेशन, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या सोर्स है? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। Coming on to the next question, that is the organization which is responsible for providing estimates on poverty in India is. Now see, जब हम पॉवर्टी के बारे में स्टडी करते हैं तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पहले NSSO भी था, तो वो जो है कलेक्ट करता है डेटा ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन पब्लिक को जो दिखाता है ना, जो पब्लिक के सामने पुट करता है कि ये हमारा पॉवर्टी रेट है, वो हमारा नीति आयोग है, हमारा प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म हो गया, 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो 1950 में जो प्लानिंग कमीशन, जो आज के टाइम पे नीति आयोग है, वो हमारा सही आंसर है। वाई? बिकॉज दे आर सेइंग कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एस्टिमेट्स ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का अगर होता क्वेश्चन तो आंसर होता नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बट प्रेजेंट करने की बात आ रही है तो द आंसर इज नीति आयोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो तो डेट्स वाला डेटा जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया है, मेरी वीडियोस में भी आपको दिखेगा कि एक स्टैटिक लेक्चर अलग से चल रहा है जहाँ पे डेट्स को मेमोराइज करने के लिए वीडियो बनाई गई है, उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगा। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, तो वो हुआ था 1850 में। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921, 1921 के बाद हम अपने सेकेंड स्टेज पे पहुंचे थे। देन टिस्को 1907 एंड सुएज कनाल ओपनिंग, दैट इज 1869। सुएज कनाल के ओपन होने से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और एक्सप्लॉइट किया था। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई थी। तो सुएज कनाल जो है हमारा 1869 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3, 1, देन इट इज 2 एंड देन इट इज 4। 3, 1, 2, 4 ढूंढो अब इसमें। 3, 1, 2, 4 हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन May 12, 2020 आवर प्राइम मिनिस्टर रेज्ड अ क्लैरियन कॉल, क्लैरियन मतलब लाउड एंड क्लियर, क्लैरियन कॉल टू द नेशन गिविंग अ किक स्टार्ट टू द आत्मनिर्भर भारत अभियान टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। Which long-term goal of India's 5-year plans does the campaign reflect? Now आत्मनिर्भर भारत बेसिकली क्या एम था? एम था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, प्रोडक्शन भी यहीं करनी है, सेल भी यहीं करना है, हमने डिपेंडेंसी जो है कम करनी है, हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो देखो चारों गोल में से सेल्फ रिलायंस जो है वो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत एम करता है, राइट। बाकी गोल की अगर हम बात करें, इक्विटी प्रमोट करता है कि हर किसी को वो रिसोर्स प्रोवाइड करना जिसकी उसको ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन किसको कितनी ज़रूरत है उसको वो रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ताकि सब जो है इक्वल उस पर आ सकें, इक्विटी प्रमोट कर सकें। ग्रोथ यानी कि जीडीपी जो है हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो, ताकि इकोनॉमी जो है प्रॉस्पर कर सके। नेक्स्ट गोल वाज मॉडर्नाइजेशन, बेसिकली हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ करना है ताकि एडवांसमेंट आ सके ग्रोथ के साथ भी। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत जो है वो बेसिकली क्या प्रमोट करता है? वो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The contribution made by agriculture, industrial and services sector together contribute occupational structure, structural composition, demographic transition और regional disparity। तो इसका आंसर जो है वो है structural composition। देखो occupational structure क्या होता है? occupational structure बेसिकली बताता है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कितने कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने कर रहे हैं। वेयर एज जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो पैसा बन रहा है देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर में से कितना पैसा आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से कितना पैसा आया और सर्विस सेक्टर में से कितना पैसा आया, वो बेसिकली हमारी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। क्लियर है ये चीज़? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं वो डील करता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से। और रीजनल डिस्पैरिटी मतलब रीजन वाइज जो इनइक्वालिटीज हैं, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी। तो रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी होता है रीजन वाइज।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following statements is or are correct? Primary sector is still the major source of employment in India, which is true. More than 50% of people are still involved in the primary sector, majorly agriculture, right? Next is ये हमारा सही हो गया. All the public sector establishment and those private sector establishment are called formal sector. देखो, all the public sector establishment and those private sector establishment which hire 10 or more employees are called फॉर्मल सेक्टर. तो ये जो ये हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. 94% ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो वी कैन से मेजॉरिटी ये बिल्कुल सही है. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज रेगुलरली सैलरीड. ये जो है गलत है क्योंकि डेटा स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि मेजरली जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद अपने कामों में एंगेज्ड हैं. तो ये हमारा गलत हो गया. लास्ट है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिसलेरेटेड विच इज़ ट्रू. चाहे आप अभी कोविड के टाइम पैंडमिक के उसमें देखो कि एम्प्लॉयमेंट कितनी गई है लोगों की, या अगर आप अपनी एनसीईआरटी का जो डेटा उस टाइम का भी है जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो उस टाइम पे भी आपको एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिसलेरेटेड. अपना जो रीकैप है, रीकैप में जब आप देखोगे ना एंटायर आपको एग्जैक्ट सेम लाइन दिखेगी, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिसलेरेटेड. तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ए, सी एंड ई. ए, सी एंड ई. Primary sector is still the major source of employment in India. Majority of Indian workforce is employed in the informal sector and growth of employment has decelerated. लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे A, C और E कहीं भी आंसर नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है. A, C एंड E, तो ये हमारा आंसर बनता. A, C एंड E जो है वो सही आंसर है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Which organization collects the data related to unemployment in India? देखो पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जब हमने पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो उसमें भी देखा था जो भी डेटा कलेक्शन का काम होता है ना वो हमारा कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. बी इट पॉवर्टी और बी इट अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए. अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. In an economy, aggregate demand equals to 250 crore plus 0.6y and at zero level of income, consumption is 150 crores. The value of autonomous investment will be. तो देखो हमें मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम कैसे लिखते हैं. एग्रीगेट डिमांड कर्व इक्वल्स टू सी प्लस आई एन टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल मतलब कि हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है और जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है उसको हमने नहीं कंसिडर किया और हमने सिर्फ सी प्लस आई दो वेरिएबल्स लिए हैं. टू सेक्टर मॉडल मतलब टू वेरिएबल्स दैट इज सी प्लस आई. क्लियर है? गवर्नमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड एक्सक्लूडेड है. ठीक है, इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सी प्लस सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हमने जो इक्वेशन है उसको एक्सपैंड करके लिखा. ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई. बी इज मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इज इनकम, प्लस आई हो गया हमारा. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे को? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू 250 करोड़ प्लस 0.6y. 250 करोड़ प्लस 0.6y. अब देखो ये इक्वेशन भी एग्रीगेट डिमांड की है और ये इक्वेशन भी एग्रीगेट डिमांड की है, तो ये आपस में इक्वेट हो सकती है. मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 250 प्लस 0.6y. ये चीज़ क्लियर है? अब ये देखो जो ये वैल्यू है 0.6y, कैन इट बी कंपेयर्ड विद बी वाई? यस, ये भी इनकम है और इसकी जो इसका कांस्टेंट है वो इसके कांस्टेंट के साथ इक्वेट हो सकता है. मतलब कि हमारा एमपीसी जो है वो 0.6 है, बट हमें उससे कुछ नहीं लेना देना. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमारे को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पूछी गई है, हमारे को ये चीज़ पूछी गई है. तो ये चीज़ तो इससे कंपेयर हो रही है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सी प्लस आई इक्वल्स टू 250. डेफिनेटली लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में इसकी जो है वो वैल्यू दी हुई है. ये क्या है? ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी होती है? वो कंजम्पशन होती है जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंज्यूम करते हैं. मतलब हम जीरो लेवल इनकम पे जो भी कंजम्पशन करते हैं उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं. मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनकम, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हमारी, राइट. तो अगर हमारे पास जीरो इनकम भी है तो हम सेविंग्स को ड्रॉ करके हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे उस चीज़ को, बट जो है वो होएगी दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनकम. अब देखो क्वेश्चन में दिया है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 150 करोड़. जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 150 करोड़. दैट मीन्स दैट इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो ये क्या आ गया? ये हमारा 150 आ गया प्लस आई इक्वल्स टू 250. तो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? वो आ गई 100.
250 माइनस 150 दैट इज 100 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 100 करोड़। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is true about the aggregate demand curve in the short run? ऐसा होता है हमारा कुछ एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइट? ये हमारी y एक्सिस होगी, ये हमारी x एक्सिस होगी। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द रीजन। जो मैंने फिगर बनाई है उसमें देखो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, वो ऊपर से स्टार्ट होता है। रीजन क्या है? ये रीजन होता है इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। तो दैट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता, तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि देखो ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको स्क्रीन पे, देखो ये अगर हमारा है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। मैंने एक बना दिया, ये लाइन बना दी। इसमें जो इंटरसेप्ट होगा ना वो ये पॉइंट होगा। तो इंटरसेप्ट बेसिकली मतलब लाइन जो किसी एक्सिस के साथ जो कट हो रही है, वो पॉइंट जो लाइन और एक्सिस का मीटिंग पॉइंट है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इस केस में ये इंटरसेप्ट है हमारा। अगर मैं ये बनाऊं एक और, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मैंने ये लाइन बनाई, तो इसमें ये हमारा इंटरसेप्ट है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या बोलता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे लाइन तो टच ही नहीं हो रही है, तो फिर ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि तो एक्स एक्सिस पे तो वो कट ही नहीं करे ना लाइन। अगला है एग्रीगेट डिमांड कर्व मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस। तो ये देखो ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है इधर, और ये एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला एरिया होता है। नेगेटिव वाला एरिया नीचे होता है ना। यहाँ पे देखो क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, अगर बोर्ड पे इसको देखोगे, ये देखो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। पहला क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि ओरिजिन से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। उसके पीछे रीजन ऑटोनॉमस कंजम्पशन का होता है। उसके बाद अगला हमारा क्या था? इट मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पे तो ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है, राइट? तो फिर ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अगला है एग्रीगेट डिमांड कर्व मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, जैसे ये 1 2, ये फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? 3, 0, 3, राइट? तो 3 तो हमारा पॉजिटिव हो गया ना। नेगेटिव कब होता? अगर लाइन नीचे टच करती, तो ये होता है 0, -3, अगर ये नीचे होता, ठीक है, ऐसे होता है ना। ये हमारा सारा नेगेटिव वाली लेन होती है, ये भी नेगेटिव वाली लेन होती है। तो इसमें पूछा गया एग्रीगेट डिमांड मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस। तो ये तो सही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो है सही आंसर है, आंसर सी। एक बार डी वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व्स मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस। अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता ना तो वो नेगेटिव बनाता, बट क्योंकि वो यहाँ पे है तो दैट मीन्स इट मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन एपीसी, एपीएस, एमपीसी और सेविंग फंक्शन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है K इक्वल्स टू, भी ऑल नो इसका ये होता है एमपीसी। तो मुझे बताओ कि K की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगी? K की वैल्यू हमारी एमपीसी पे डिपेंडेंट होगी ना। क्यों? देखो अगर एमपीसी हम 0.5 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा ये K कितना आ जाएगा? K विल बी 1/0.5 विच इज 2। अगर हम एमपीसी की वैल्यू को चेंज करते हैं, एमपीसी अगर हम लेते हैं 0.8, तो हमारा K कैसे हो जाएगा? K विल बी 1 - 0.8 दैट इज 0.2, ये ऊपर चला गया 2, ये हो गया 5। तो दैट मीन्स कि एमपीसी जब 0.5 था तो K की वैल्यू हमारी 2 थी, लेकिन एमपीसी जब 0.8 हुआ तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो एमपीसी पे डिपेंडेंट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो फॉर्मूला में एपीसी कहीं नहीं है, एपीएस कहीं नहीं है, और सेविंग फंक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये सारे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। एमपीसी के चेंज होने से हमारा K चेंज हो रहा है, जैसे हमने उसको एग्जांपल में देखा कि एमपीसी जब हमारा कितना था 0.5 तो K हमारा 2 आया, लेकिन एमपीसी जब 0.8 गया तो हमारा K कितना आ गया? 5। तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन सी, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलो आगे आते हैं।
आइडेंटिफाई द फिजिकल मेजर्स फ्रॉम फॉलोइंग दैट विल हेल्प करेक्ट द एक्सेस डिमांड। अब देखो इस चीज को कि पहले तो ये देखो कि फिजिकल मेजर्स की बात हुई है, तो फिजिकल मेजर्स में हम क्या देखते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है या जो टैक्स रेट है ना। तो सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए कि हम सारे फिजिकल मेजर्स को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, नीचे गिवन ऑप्शंस में वो हम मेक श्योर करें। तो सबसे पहले हमने सारे मॉनिटरी मेजर्स को इसमें से एक्सक्लूड करना है, वो हमने देखना ही नहीं है कि उसके इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो मॉनिटरी मेजर्स कौन से होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, है ना। तो सबसे पहले तो देखो हमारा जो ए ऑप्शन है वो कट गया, क्यों, क्योंकि उसमें रेपो रेट है। हमने मॉनिटरी मेजर्स तो देखने नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें क्वेश्चन में बोला फिजिकल मेजर्स। उसके बाद बी टैक्सेस का जो भी फर्क है वो हो सकता है, उसको हमने इवैल्यूएट करना है कि वो डिमांड को करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी मेजर्स इसमें लिखे हैं। अगला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। अगला है इंक्रीज इन रेपो रेट, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए हटा दो, डी हटा दो। अगला क्या है, डिक्रीज इन टैक्सेस, तो टैक्सेस हमने क्योंकि इवैल्यूएट करना है तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। नीचे अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, देखो ए और डी अगर किसी भी ऑप्शन में है तो वो आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वो मॉनिटरी मेजर्स है। हमें पूछा क्या है, हमें फिजिकल मेजर्स के बारे में पूछा है। तो ए देखो इसमें है, ये कैंसिल हो गया। बी सी, चलो ये आंसर हो सकता है। सी डी एंड ये भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि डी इसमें ऑलरेडी है। हमें फिजिकल मेजर्स के बारे में पूछा है, डी बता रहे हैं इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट क्या है हमारा मॉनिटरी मेजर। अगला भी है। तो देखो बिना क्वेश्चन में लॉजिक लगाए भी इसका आंसर हमें पता लग रहा है कि आंसर बी एंड सी है। तो क्वेश्चन को पेपर में जब आप सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। तो हो सकता है आपको पेपर में कभी कभी क्राइसिस में या जैसे वो होता है ना, प्रेशर होता है पेपर में, आप इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूज हो जाओ, नहीं उस टाइम पे लॉजिक लग रहा है, टाइमर लगा हुआ है, तो इट्स ओके। हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, बट हाँ हमें हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए ऑन द सेम नोट। तो चलो इसको देखते हैं कि बेसिकली आंसर बी एंड सी आया कैसे। तो ये तो हमें मालूम है कि ए और डी नहीं हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि वो मॉनिटरी मेजर्स है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है फिजिकल मेजर्स। अब आते हैं बी पे, इंक्रीज इन टैक्सेस, साथ में ई को भी इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज डिक्रीज इन टैक्सेस। देखो अगर हमारे को करेक्ट करना है एक्सेस डिमांड को, एक्सेस डिमांड कब होती है, एक्सेस डिमांड हमारी तब होती है जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है। जब मार्केट में इंडिविजुअल के पास पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो दैट मीन्स कि एक्सेस डिमांड है, राइट। तो एक्सेस डिमांड को वापस लाने के लिए मार्केट से पैसा निकालना पड़ता है। तो अगर टैक्सेस गवर्नमेंट इंपोज करती है तो अगर तो वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी तो मतलब लोगों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो मार्केट में जो पैसा है वो कम है, लोगों के पास पैसा जो है वो कम बच रहा है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होता है और एक्सेस डिमांड जो है वो वापस अपने पोजीशन पे आती है। सिमिलरली जब हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे तो मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, मार्केट में एक्सेस डिमांड बढ़ती है। तो दैट मीन्स एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए हमें डिमांड कम करनी पड़ेगी, और डिमांड कम करने के लिए लोगों के पास कम पैसा होना चाहिए। लोगों के पास कम पैसा कब बचेगा, जब सरकार जो है गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो दैट मीन्स ए बी जो है वो हमारा सही है, दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस। इन ऑर्डर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड वी नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस, और डिक्रीज इन टैक्सेस बेसिकली हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज इन टैक्स की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, ई हमारा गलत हो गया, बी हमारा सही है। अगले उस पर आते हैं, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इनकर होता है तो मार्केट में पैसा डलता है। सरकार ने क्या किया, उन्होंने रोड्स बनाने का सोचा, तो जब उन्होंने रोड्स बनाए तो उन्होंने पैसा मार्केट में डाला जिसके बदले में जो है रोड बनी। तो दैट मीन्स कि जब मार्केट में पैसा डलता है वो कब इंक्रीज कब होता है मनी सप्लाई, जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है। तो मार्केट में अगर पैसा हमें कम करना है, अपने करेक्ट करना है अगर हमने एक्सेस डिमांड को, तो हमें मार्केट में पैसा कम करना पड़ेगा। उसके लिए उसको सरकार को एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि सी भी हमारा सही आंसर है। तो ए हमारा गलत है क्योंकि मॉनेटरी मेजर है, बी सी हमने देखा बिल्कुल सही है, डी भी मॉनेटरी मेजर है, और ई जो है हमारा गलत है क्योंकि डिक्रीज इन टैक्सेस इंक्रीज द सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज बी एंड सी ओनली। ये चीज क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्यूम दैट इन एन इकोनॉमी इंक्रीज्ड कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सेविंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंक्रीज्ड कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सेविंग। हाउ मेनी टाइम्स विल द नेशनल इनकम इंक्रीज इन सच एन इकोनॉमी विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इंक्रीज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सेविंग, वेरी इंपॉर्टेंट।
इंक्रीज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि अगर आपने इसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया कि ये इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। बट अगर ये चीज़ नहीं समझ आया कि यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं इस लाइन से, तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें पता है कि k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC एंड ऑल्सो चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनकम कैन बी कंज्यूम्ड और सेव्ड। पैसा या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या हम स्पेंड कर सकते हैं। सॉरी, आई नहीं होगा ये, इट विल बी वाई। वी आर डिनोटिंग इनकम, तो मोस्टली आई इज डिनोटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बट फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपने सिर्फ एक डिनोट किया है। आई हम जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए डिनोट करते हैं और वाई हम करते हैं इनकम के लिए। तो वाई इक्वल्स टू C प्लस एस। चेंज इन इनकम विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। ये भी क्लियर हो गया हमें। अब दोनों को अगर हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें, चेंज इन वाई से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया 1 इक्वल्स टू MPC प्लस MPS, डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई इज MPC, डेल्टा S बाय डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू MPS। ये क्लियर है? तभी तो हम बोलते हैं ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो सम है वो 1 आता है। वो कैसे आता है? इस चीज से आता है। ये क्लियर है? चलो, अब इन्होंने देखो हमारे को क्या बताया है कि इंक्रीज्ड कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सेविंग। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, अज्यूमिंग इट टू बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इंक्रीज्ड कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज्ड सेविंग। तो ये जो न्यूमरेटर है दोनों का ये सेम है, ये सेम है दोनों चीजें। अब देखो डेल्टा C 0.5 अगर हम अज्यूम करते हैं और डेल्टा S भी हमारा 0.5 है, तो देखो 0.5 डिवाइड बाय डेल्टा वाई 0, तो दैट मीन्स कि ये पूरे की, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर तो दोनों केसेस में सेम है ना, तो इन दोनों की वेरिएशन में ये जो नंबर आएगा और ये जो नंबर आएगा, इन दोनों की वेरिएशन में रोल सिर्फ न्यूमरेटर का होगा। तो अब इन्होंने ये बता दिया कि दोनों केसेस में डेल्टा C और डेल्टा S जो बेसिकली क्वेश्चन में बताया वो सेम है, दैट इज इंक्रीज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग। तो दैट मीन्स कि ये जो दोनों वैल्यू है विच कम्स आउट टू बी MPC एंड MPS, वो दोनों जो है वो सेम है। क्लियर है? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग जो है वो हमारा इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इंक्रीज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग, तो दैट मीन्स दिस एंटायर वैल्यू, बोथ ऑफ द वैल्यूज comes out to be same. That means MPC equals to MPS, and if MPC equals to MPS, then इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 0.5। क्लियर है? तो 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1 ना, ये और ये दोनों सेम है, तो 0.5 और इसकी भी 0.5 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। यही हमें निकालना था, हमें बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अगर एक बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू आ गई फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये चीज क्लियर होगी कि हमारा जो MPC है दैट इज 0.5। अब इसको इस इक्वेशन में पुट इन करते हैं, 1/1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। ये क्या आ गया? 0.5/1 इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा i, तो ये आ गया हमारा 10 हो गया, तो ये 2 आ गया। तो 2 इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, 2/1। क्वेश्चन में यही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द नेशनल इनकम इंक्रीज, नेशनल इनकम कितने टाइम से इंक्रीज होगी इन सच एन इकोनॉमी विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर रेशो पूछा है यहाँ पे, तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 से इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो 2 से इंक्रीज होगी, दैट मीन्स 2 टाइम्स। क्लियर है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल कॉज 2 टाइम्स चेंज इन इनकम, तो इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है, if the equilibrium level of output is less than the full employment level, then it is a situation of balanced demand, deficient demand, excess demand या unemployment। तो देखो दो चीजें हैं जो हमें रखनी है माइंड में, जो हमें पता होना चाहिए। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। तो देखो
ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब कि इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे एम्प्लॉयमेंट में लग गए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक सिचुएशन होगी कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है, यानी कि जहां पे मार्केट डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वेट कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है डिमांड और सप्लाई का, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है, राइट। मार्केट में जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई है उसका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है। दैट मीन्स कि हमने इक्विलिब्रियम लेवल तो अचीव कर लिया लेकिन मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी भी आइडल बैठे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय किया जाए। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड। अगर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर है, मतलब कि जो मार्केट डिमांड और सप्लाई आपस में जो एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर आ रहे हैं, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी उसको कैटर नहीं कर पा रहा। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब एम्प्लॉयमेंट पे लग गए तो वो ये सिचुएशन है, लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल इससे भी ऊपर आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन इट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट के लिए लग जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वो काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे नीचे ही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो गया है। तो मतलब मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है कि सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉय किए जा सके। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जब डिमांड नहीं होती? दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A producer plans to add rupees 200 worth of goods to her stock by the end of the year. However, due to an unexpected fall in the demand for her goods, she adds rupees 250 worth of goods. Her ex ante investment was and her ex post investment was. मतलब हमारे को ex ante और ex post investment के बारे में पूछा है। अब देखो ex ante और ex post investment क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है। अज्यूम करो कि मेरी सैनिटाइजर्स की फैक्ट्री है और मैं उसको प्रोड्यूस करती हूँ। अब कोविड से पहले वाला जो मतलब कोविड 2020 में आया था, तो मैंने 2019 में सोचा था कि जब 2020 का एंड होगा और व्हेन 2020 स्टार्टेड, तो आई थॉट कि इस ईयर के एंड में मैंने 1 लाख जो इन्वेंटरी है, यानी कि 1 लाख बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर मैंने एंड में रखने हैं कि इतने मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। अब हुआ ये कि कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से जो सैनिटाइजर्स थी उनकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी? तो क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी, अनएक्सपेक्टेड डिमांड थी ना, उस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने उस 1 लाख जो सोच के रखा था कि मैंने इन्वेंट्री रखनी है, उसमें से मैंने 60,000 जो है बेच दिए, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड थी तो वो बिक गए। हुआ क्या कि मैंने सोचा कि 1 लाख बचेंगे, लेकिन क्योंकि 60,000 बिक गए तो एंड में क्या हुआ? एंड में सिर्फ 40,000 बचे मेरे पास। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक जो मैंने सोचा था, कि 1 लाख सैनिटाइजर्स की बॉटल जो है वो मेरे साल के एंड में मेरे पास रहेगी। एक जो एक्चुअल में हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ कि कोविड आने की वजह से बॉटल्स की डिमांड बढ़ गई, बिक गई और सिर्फ 40,000 मेरे पास बचे, राइट। तो जो मैंने सोचा और जो मेरे साथ हुआ वो दो अलग चीज़ें हैं। तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट उन्हीं का नाम है। तो जो हम सोचते हैं उसको एक्स एंटे बोलते हैं, यानी कि जो हम प्लान करते हैं, और जो एक्चुअली हैपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट। तो यहाँ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख, लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुई? 40,000। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोड्यूसर प्लान्स टू ऐड 200 वर्थ ऑफ गुड्स। नाउ सी ही प्लान्स टू ऐड 200 वर्थ ऑफ गुड्स। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द डिमांड फॉर गुड्स शी एड्स 250 वर्थ ऑफ गुड्स। अब उसने प्लान किया 200, लेकिन उसने एक्चुअली में कितने किया? 250। तो जो हम प्लान करते हैं वो हमारी एक्स एंटे होती है और एक्स पोस्ट जो होती है वो हमारी एक्चुअल होती है। पोस्ट मतलब सब कुछ होने के बाद, तो एक्स पोस्ट यानी कि बाद में, जो बाद में क्या होता है? जो एक्चुअली हैपन होता है। तो इस केस में हमारी एक्स एंटे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी 200 है और एक्स पोस्ट जो है वो 250 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 एंड 250। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये एक्स पोस्ट और एक्स एंटे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0 व्हेन। देखो
देखो चेंज इन इनकम फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ जो है इनकम इंक्रीज हुई, तो इसमें 70 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने कंज्यूम कर लिया, तो बचा कितना 30 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हुई हमारी, चेंज इन इनकम हमारा 100 हुआ, तो चेंज इन कंजम्पशन जो हुई वो हुई हमारी 70 और चेंज इन सेविंग्स जो हुआ वो हमारा हुआ 30, राइट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा ये हो गया 70/100 दैट इज 0.7, क्योंकि वो होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो 100 हमारी चेंज हुई इनकम, हमारा 70 से चेंज हुआ कंजम्पशन, इंक्रीज हुआ, तो हमारा एमपीसी आ गया 0.7, वेरस हमारा एमपीएस कितना आ गया, वो आ गया हमारा 0.3। बट अगर देखो कि अगर 100 इनकम इंक्रीज होने से मैं 100 ही कंजम्पशन को इंक्रीज कर दी, मतलब कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1 होता, तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना बचता। यहाँ पे कंजम्पशन 70 थी तो सेविंग्स 30 थी यहाँ पे, और सेकंड वाले में 100 इनकम इंक्रीज होने से हमारी कंजम्पशन अगर 100 मैंने सारा ही कंज्यूम कर लिया तो हमारी सेविंग्स क्या बची 0। तो अगर सेविंग्स हमारी 0 हुई तो हमारी एमपीएस कितनी हुई 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 कब होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी 0 तब होती है जब चेंज इन इनकम को सारा ही कंज्यूम कर लिया जाए। 100 से इंक्रीज हुई, हमने कंज्यूम भी 100 ही कर ली, इसलिए हमारी जो है सेविंग्स 0 हुई। सेविंग्स जब 0 हुई तो हमारी मार्जिनल चेंज इन सेविंग्स जब 0 हुई तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी 0 आई। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0 व्हेन, आंसर है ऑप्शन डी, द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम, सारी की सारी एडिशनल जो इंक्रीज हुई है इनकम हम कंज्यूम कर देते हैं। यहाँ पे जो कंजम्पशन एमपीसी 1 है, दैट मीन्स कि जो चेंज इन कंजम्पशन है वो सारा ही उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, दैट इज 1। चेंज इन कंजम्पशन इज 1, दैट मीन्स द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो इन दैट केस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम्स आउट टू बी 0, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला दिया है क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, राइट, या क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, और हमारा राइट साइड में जो दिया है दैट इज एनहांस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, क्रिएट्स प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट एंड बेटर सोशल स्टैंडिंग इन प्राइवेट। तो सबसे पहला हमारा क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो जब फिजिकल कैपिटल क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी हमने खरीदी, इसका आंसर है वो क्या है, क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट। अब देखो मैंने मशीनरी खरीदी तो मेरे इंडिविजुअल का, मेरा अपना एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे मैंने एडिशनल मशीनरी लेके आई, 10 एक्स्ट्रा मशीनरी लेके आई, तो उस वजह से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो मेरा बेनिफिट हुआ ना। मैंने जब मशीनरी खरीदी तो मेरे इंडिविजुअल का बेनिफिट हुआ, उसमें सोसाइटी का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिजिकल कैपिटल क्या है, वो प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है। वेराज अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, जो हमारा फोर्थ है, इसका होगा क्रिएट प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। क्योंकि जब ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एक बच्चे को, बड़ा होकर वो डॉक्टर बनता है, तो वो सोशल बेनिफिट भी करता है और वो प्राइवेट बेनिफिट भी मिलता है उसको। क्योंकि देखो डॉक्टर बना तो अपनी इनकम तो इंडिविजुअल की इंक्रीज हो ही रही है, तो प्राइवेट बेनिफिट तो हो ही रहा है। लेकिन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होता है, वो आपस में लोगों को अवेयर करता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अनहाइजीनिक है, इसको मत खाओ, क्योंकि अनहाइजीनिक चीज़ें इवेंचुअली कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस आपको आ गया, राइट। तो जो ह्यूमन कैपिटल जब रेज होता है या ह्यूमन कैपिटल बनता है, वो प्राइवेट बेनिफिट तो करता है, साथ में सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं करता जो इवेंचुअली सोसाइटी को डेवलपमेंट या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लीड करती है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल मीन्स क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट, ह्यूमन कैपिटल मीन्स प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। अब आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिकली ये क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई एक इंडिविजुअल है जो फर्म में रिक्रूट हुआ, उसको एक्सेल बनाना नहीं आता, लेकिन उसका काम सारा एक्सेल पे है। तो अब पहले वो क्या करता है, उसको 5 एक्सेल शीट बना के देता था अपने एम्प्लॉयर को, क्योंकि उसको टाइम इतना लगता था। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करो, उसको बताओ कि एक्सेल ऐसे ऐसे वर्क करता है, तो उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी है जो एनहांस होती है। तो ट्रेनिंग के बाद अब वो 5 नहीं वो 10 बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक्सेल की वर्किंग क्या है, और एक एक्सेल को पहले उसको इतना टाइम लगता था, अब उसको हाफ लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सारे फीचर्स हैं, इसको ऐसे काम करना है। तो दैट मीन्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग एनहांसेस लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इसका है 1 आंसर।
अगला है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है हमारे पास क्या बचा, यही बचा, बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। ऑल्सो जब कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो यू नो सोसाइटी में उसका एक से होता है, उसके पास इतनी अवेयरनेस होती है कि वो राइट और रॉन्ग के बारे में डिस्टिंग्विश कर सके। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या बना, 1 का बना 3, सेकेंड का बना 1 और 3 एजुकेशन बना 4, ह्यूमन कैपिटल बना 2। क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इज क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट, दैट इज 3। ऑन द जॉब ट्रेनिंग enhances the labor productivity, that is 1. Education, better social standing and pride, that is 4. and human capital is 2. तो आंसर है 3, 1, 4, 2। तो इसका ऑप्शन है आंसर बी, 3, 1, 4, 2। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे देखो इस क्वेश्चन में आप पहले देखो एलिमिनेशन मेथड भी, जब आपको पता लग गया क्रिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल जो है वो प्राइवेट बेनिफिट को लीड करता है, तो हमें पता है 1 जो है वो थर्ड है, उसका 1 का जो आंसर है दैट इज थर्ड। तो इस केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी ही ऐसा ऑप्शन है जो थर्ड है जिसका पहला आंसर। तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारे देखने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, डी भी है इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हमने देखा कि ए का 3 आंसर है, तो हमने क्या कर दिया, हमने A2 को कैंसिल कर दिया और हमने C को भी कैंसिल कर दिया। हमारे पास 2 कौन से ऑप्शन बचे थे, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, एक B और एक D। तो हमने सेकंड देखा, सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसका हमें मालूम है एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी, तो उसका आंसर जो है वो है ऑप्शन 1। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ही बचा। बी और डी ऑप्शन में से पहला तो 3 कोलाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन बी का 1 आंसर है, लेकिन वो सिर्फ बी के केस में है, तो बी हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। ये भी आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए, चलो सारा तो पता ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ें हेल्प कर देती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज कॉज्ड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, दैट इज ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर कंटामिनेशन। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर देखा गया है, एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लेशन बेसिकली जब ओजोन लेयर में आपको प्रॉब्लम दिखती है, या तो वो उसमें आपको होल दिखता है, राइट, हमें देखा था कि ओजोन कितना डिप्लीट हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर पे लाया करता है ये ओजोन लेयर, और जब ओजोन की डिप्लीशन होती है उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में कंटामिनेशन हो रही है, वाटर कंटामिनेशन, तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस क्या रिजल्ट करती है, वो रिजल्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। एनवायरमेंट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ अगला है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना, ये हुआ था 1947 में। इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1949 में, चाइना बेसिकली आज़ाद हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना 1978। हमारे इंडिया में कब हुआ था 1991, और पाकिस्तान में कब हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन पाकिस्तान 1988। इट इज़ नॉट विजिबल इन योर स्क्रीन, एक सेकेंड, ये हुआ था 1988 में, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 एंड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन नियर अबाउट 1966। क्लियर है? तो अगर हम इसको ऑर्डर वाइज देखें तो इट विल बी, सबसे पहले आएगा 1949, तो दैट मीन्स ए जो है वो सबसे पहले आएगा, ए हमारा सबसे पहले है, तो देखो ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, 1949 के बाद आएगा सी ऑप्शन 1958, तो दैट मीन्स ये देखो ये दोनों ही कैंसिल हो गया, हमारे को पता लग गया हमारा आंसर बी है। अगर हम इसको ऑर्डर में भी करें तो देखो सबसे पहले ये आ गया ए, देन कम्स सी, उसके बाद हमारा आया डी, डी के बाद आया हमारा बी, और बी के बाद आया हमारा ई। तो ए सी डी बी ई, एग्जैक्टली ए सी डी बी ई। क्लियर है? तो अपने अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, फ्रॉम 41 to 50 जो बेसिकली केस स्टडीज हैं। पहली केस स्टडी पढ़ते हैं, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। Accessible and affordable healthcare must, Mandivya. Center aims to cut treatment cost, have more doctors.
तो केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट विल वर्क होलिस्टिकली इन द हेल्थ सेक्टर विद सिनर्जी बिटवीन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया said on Monday. Besides reducing the cost of treatment of the poor, efforts were on to rapidly increase the number of doctors, Mr. Mandavia said while inaugurating a multi-speciality outpatient and inpatient block at Lady Hardinge Medical College and Associated Hospital here. Holistic healthcare. The new IPD block will increase the bed strength of the LHMC from 877 to more than 1000 beds. The IPD block houses an additional highly sophisticated CT scanner. The new OPD block has additional facilities for holistic healthcare, including all medical and surgical specialties, Ayurveda, yoga, naturopathy and homeopathy. Mr. Mandavia stated that the states played a very crucial role in the implementation of any program made by the center. Nation comes first. Making health accessible, affordable and patient friendly is very important. Our effort need to be in the direction of advancement of the nation. The nation should always come first, be noted. Bharati Praveen Pawar, Minister of State for Health, said it was important to note that better health facilities were not limited only to the treatment of diseases. They also encouraged and promoted social justice. When the poor get affordable and quality treatment, their faith in the system gets stronger, she said. तो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। केस स्टडी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग टियर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और एडवांस। तो इसका जो आंसर है दैट इज टर्शरी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बेसिकली कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं? वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो थोड़ी सी एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं ट्रीटमेंट मिलती वो हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो थर्ड टीयर में राय करता है टर्शरी में, उनमें हमें वो बेसिकली मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मेडिसिन जो है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे थोड़ा बेटर दिखेगा, मशीनरी वहाँ पे ज़्यादा होगी, मशीनरी जो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी मशीन्स आपको वहाँ देखने को मिलेगी, राइट। फॉर एग्जांपल पीजीआई, चंडीगढ़ में जो पीजीआई है दैट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टॉप 10 में उसकी जो है रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Identify which among the following constitute Indian system of medicine: naturopathy, allopathy, Ayurveda, yoga and homeopathy. Now choose the correct answer from the options given below. तो हमारे इंडियन मेडिकल जो है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें बेसिकली 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आपने सुना होगा, जिसमें सबसे पहला है ए से है आयुर्वेदा, वाई से है योगा, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथी। उसके अलावा जो एक और है वो है नेचुरोपैथी, राइट। तो चलो अब देखते हैं कि कौन सी जो इसमें है एडेड है। ए से आयुर्वेदा था, जी आयुर्वेदा है, वाई से योगा था, योगा भी है, यू से यूनानी नहीं है तो चलो उसको इग्नोर करते हैं, राइट। एस से सिद्धा वो भी नहीं है, एच से होम्योपैथी है, जी होम्योपैथी भी है। उसके अलावा एक और मैंने कौन सी बताई थी, नेचुरोपैथी, तो हमारे पास नेचुरोपैथी भी है। तो कौन सी नहीं है, एलोपैथी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, सी, डी और ई, राइट। तो ए, सी, डी और ई दैट मीन्स बी जो है वो हमारा सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द फॉलोइंग टू ब्रिंग अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। फर्स्ट इज accessibility, next monopoly over the healthcare provisions, then it is import of medical services, affordability and then modern medical facilities. Now see, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक लेमैन सा क्वेश्चन, अगर आपने पैसेज को नहीं भी पढ़ा उसके बावजूद भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो, अगर जो गवर्नमेंट है वो एक बेटर हेल्थ केयर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है तो वो मेक श्योर करेगी कि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो, राइट। तो ए तो होना ही चाहिए, एक्सेसिबिलिटी तो डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट इज मोनोपोली ओवर हेल्थ केयर प्रोविजंस। तो क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि मोनोपोली हो? नहीं, क्योंकि अगर मोनोपोली होगी तो सिंगल बंदा होगा जो हेल्थ केयर को प्रोवाइड करेगा, और अगर कोई एक बंदा होगा तो वो एक्सप्लॉयटेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स मोनोपोली तो वो नहीं बोलेगी कि मोनोपोली होनी चाहिए ओवर हेल्थ केयर प्रोविजंस, तो इसको काट दो। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इंपोर्ट होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो जो बेसिक आम आदमी है वो कैसे उसको एक्सेस कर पाएगा? तो वो इंपोर्ट भी नहीं चाहेगी, वो मेक श्योर करेगी कि इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, ताकि हमारी डिपेंडेंसी भी जो बाहर की कंट्रीज है उसके लिए ना हो।
तो ये भी जो है ये इसको हम काट देते हैं। अगला है अफोर्डेबिलिटी, डेफिनेटली हेल्थ केयर सर्विसेज मास के लिए अफोर्डेबल हो, दैट विल बी मेक श्योर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, दैट मीन्स कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो मॉडर्न हो, यानी कि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो। तो इसका आंसर जो है दैट इज ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई जो है इसका सही आंसर है। अगर हम इसको पैसेज में देखें दैट इज असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये हमारे को हमारे पैसेज में भी दिखेगी। ये देखो, modern the union government will work holistically in the health sector with synergy between preventive healthcare and modern medical facilities, right? And when we talk about affordability and accessibility, तो ये देखो यहाँ पे nation comes first में making health accessible, affordable and patient friendly is very important, right? तो ये हमने पैसेज में भी देख लिया, बट अगर हमने पैसेज नहीं भी पढ़ा होता तो भी जो ये है हमारा बहुत ही लेमन सा क्वेश्चन था, राइट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा जो है पार्ट नहीं है? नर्सेस, क्या आपके हेल्थ, जब आप हॉस्पिटल जाते हो आपको नर्सेस दिखती हैं? डेफिनेटली दिखती हैं। डॉक्टर्स दिखते हैं, हॉस्पिटल बेड्स दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स दिखते हैं? नहीं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हमें नहीं देते, ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, क्योंकि इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वो पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय द स्कॉलर्स टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ नेशन। इसमें भी देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, जो हमारे ऑप्शंस है उसको। पहला है पिटर्नल मोर्टेलिटी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, चलो इसको बाद में देखते हैं। बी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड स्कूल एनरोलमेंट रेशो। तो डू यू थिंक कि हेल्थ स्टेटस में हमारा स्कूल एनरोलमेंट रेशो जो आएगा? नहीं ना, तो इसको कैंसिल करो क्योंकि ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड आएगा। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स, यस ये हो सकता है हमारा। उसके अलावा जो है डी पे आते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्कूल ड्रॉप। फिर से स्कूल की बात आ रही है तो ये तो नहीं होगा, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसमें है? ए में और सी में। अब इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी या कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी पैटर्नल मोर्टेलिटी या कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स। नाउ सी देयर आर बेसिकली 5 पैरामीटर्स बेसिकली, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हेल्थ स्टेटस है कंट्री का अच्छा हो। फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, देन थर्ड जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कितने हैं, एंड न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। तो इफ़ यू सी कि ए में हमें पैटर्नल मोर्टेलिटी दिया हुआ है, तो पैटर्नल मोर्टेलिटी को हम नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशनल लेवल्स भी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी हम बेसिकली इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मदर है वो बेसिकली बर्थ देती है चाइल्ड को, राइट? तो उनका हेल्थ कैसा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हेल्थ स्टेटस के लिए, कि कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है, राइट? चलो तो अपने अगले पैसेज के ऊपर आते हैं। फर्स्ट पैसेज हमने कवर कर लिया है, अगला पैसेज पढ़ते हैं। Read some salient features of budget 2022 and answer the following questions. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2022. There were a host of measures for a number of sectors aimed at boosting growth amid high and rising inflation and continuing COVID uncertainties. Few highlights, थोड़े से highlights बताए हैं। Target capex target expanded by 35.4% from 5.54 lakh crore to 7.5 lakh crore. FY23 effective capex seen at 10.7 lakh crore. Top focus of the budget this year is PM Gati Shakti. In 2022-2023, states will be allowed fiscal deficit up to 4% of the GDP. ये deficit है, fiscal deficit of up to 4% of the GDP. Projected fiscal deficit of 6.4% of GDP in 2022-2023. Receipt from disinvestment proceeds in next financial year pegged at 65,000. ये 65,000 है, मिस प्रिंट है, आपको क्वेश्चंस में पता लगेगा। pegged at 65,000 crore, lower than the current year mobilization of 78,000 crore. The government will tax income from digital asset transfers at 30%. Strategic transfer of ownership of Air India completed now. 4,800 crore allotted at PM Awas Yojana and 60,000, ये भी 60,000 होगा यहाँ पे, 60,000 crore allotted to provide tap water connections to 3.8 crore households.
ये दोबारा से इन्होंने पैसेज लिखा हुआ है। अगले अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस केस स्टडी का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ। नाउ सी बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन ये चीज रियलाइज करो कि ये बजट का मतलब देखो बजट आया और वो हमारे पेपर में आ गया, मतलब इंपॉर्टेंस जो है कि हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर हम जो भी हमारे कोई भी ऐसी इकोनॉमिक्स के आपके सिलेबस में है और कोई ऐसी एक्टिविटी रियलिटी में हो रही है, हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है, तो वो आपको जानना जरूरी है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा नॉलेज भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? देखो क्योंकि पीएम गति शक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया। अच्छा पैसेज में सिर्फ बताया है कि पीएम गति शक्ति, अगर हमें पता ही नहीं कि पीएम गति शक्ति होता क्या है तो फिर हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे? ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने जो है हिंट हमें दे दिया है दैट इज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। नाउ एज द बेसिकली वर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है मल्टी मोडल कनेक्टिव, हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं इसका मीनिंग। कनेक्टिविटी मीन्स देखो कनेक्शन की बात हो रही है तो दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही होगी, तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी मतलब वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर जो मास्टर प्लान है या जो पीएम गति शक्ति योजना है इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी के ऊपर बात हो रही है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किसके अंडर लाई करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। नाउ वी सी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारे देश की जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है। ये चीज़ क्लियर है? हमने रोड्स बनाए, हमने रेलवेज को बेटर किया है ना, हमने अपने और बिल्डिंग्स अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो हमारे देश का जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होते हैं देश का तो किस में लाया करता है? वो लाया करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसका आंसर जो है वो है ए दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट? व्हेन एनी एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन द लायबिलिटी, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब विच डज नॉट, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेसिकली रिजल्ट नहीं करता इन क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी। इन एक्सपेंडिचर में हमारे जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे पेंशन देना या सैलरीज देना एम्प्लॉयज को, वो इंक्लूड होते हैं। देन कम्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये वो रिसिप्ट होती है जो बेसिकली रिजल्ट करती है क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट। जैसे कि अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उस केस में हमारा एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया, राइट, तो दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं जो ये इन सब में नहीं रिजल्ट करती, मतलब ऐसी रिसिप्ट जो ना हमारा एसेट को रिड्यूस कर रही है ना हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, जो कि डे टू डे वर्किंग में रिसिप्ट गवर्नमेंट लेती है, जैसे टैक्सेस हो गया, राइट। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा ए दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई? क्योंकि देयर इज क्रिएशन ऑफ एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो कंट्री का जो है एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो देखो मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल मतलब पैसेज से फिगर्स उठा दिया, आपको सिर्फ मैच करना है ना। दैट इज प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट इन 2022 एंड 2023। पैसेज के ऊपर आते हैं। प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है हमारा 6.4%। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट इन 2022 है वो क्या है हमारा 6.4%। तो पहला तो हमारा क्या आंसर हुआ 2, राइट। तो देखो आंसर में ए कट गया, डी भी कट गया, क्योंकि ए का 2 आंसर है तो वो हमारे पास बी और सी में ही अवेलेबल है। अब देखते हैं आगे, स्टेट फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है? स्टेट्स विल बी अलाउड फिस्कल डेफिसिट अप टू 4% ऑफ द जीडीपी, राइट। तो अब आओ नीचे, 4% ऑफ द जीडीपी यानी कि फोर्थ। अगला जो है हमारा वो है फोर्थ, वो कि बिल्कुल ही मतलब एविडेंट था क्योंकि हमारे पास जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उसमें फोर्थ ही आंसर था। अब सी डिसाइड करेगा हमारा आंसर क्या होगा। तो सी क्या है? चेंज इन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स इन FY 2022 एंड 2023। चेंज क्या आया है डिसइन्वेस्टमेंट में? अगर आप देखोगे, रिसिप्ट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेग्ड एट 65,000 करोड़, लोअर देन द करंट ईयर। जो हमारा इस टाइम करंट ईयर मोबिलाइजेशन थी वो थी 78,000, मतलब कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है। पहले 70, इस करंट ईयर की 78,000 है और जो हम अगले ईयर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज 65,000। तो चेंज क्या है? उस चेंज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 78,000 जो है वो हमारा आज का था और अगले साल का है 65,000, राइट। फिगर्स सही है, 78,000 एंड 65,000। अब चेंज देखो कितना हुआ, ये करंट है, ये नेक्स्ट ईयर का है।
चेंज अगर हम देखेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये हुआ 13,000, राइट, डिवाइड बाय 78,000 इंटू 100, सिंपल मैथ्स, 6 से गया, ये चला गया 2 से अगर हम करें तो ये हो गया 50/3, दैट इज 3 1 3, 16.6666, 16.7। अब क्योंकि जो चेंज है वो नेगेटिव में है, मतलब कम हुआ है, 78 से 65,000 पे गया है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है, राइट। तो ये हुआ -16.6666, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट। तो थर्ड का जो आंसर है वो है हमारा 1 सेकेंड, स्क्रीन बंद हो गई। वन सेकेंड प्लीज, राइट। तो हम क्या कह रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो चेंज था दैट इज 16.67, तो दैट मीन्स हमारा जो है 1 आंसर है। तो अब देखो कि 241 की बन रहा है, 241, दैट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। लास्ट में अगर आप देखोगे चेंज इन कैपेक्स टारगेट इन 2022-2023 जो है वो हमारा है 35.4%, 35.4% जो हमारा हुआ ऑप्शन थर्ड। तो दैट मीन्स 2413 जो है हमारा सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, 2413। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 60,000 करोड़ एलोकेटेड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू 3.8 करोड़ हाउसहोल्ड्स। Provision of tap water by the government is an example of capital receipt, revenue receipt, private good और public good। देखो पहली बात तो टैप वाटर कनेक्शन अगर प्रोवाइड किया तो खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, रिसिप्ट तो नहीं हुई है, तो हमारे दोनों केसेस में जो है ए और बी तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कोई रिसिप्ट नहीं हुई है गवर्नमेंट की, राइट। अब जो आंसर है वो या तो प्राइवेट गुड है या पब्लिक गुड है। तो प्राइवेट गुड कौन सा गुड होता है? वो गुड्स होते हैं जो कोई इंडिविजुअल प्लेयर्स बना रहे हैं और स्पेसिफिक लोगों के लिए बना रहे हैं, जिन लोगों की कैपेसिटी है उसको खरीदने की वो उसको खरीद सकते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर इस पब्लिक गुड जो है वो गुड है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गया या आप रोड्स देखते हो, राइट। किसी एक बंदे ने, कोई एक इंडिविजुअल ने तो रोड बनाई नहीं है ना। तो पब्लिक गुड जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडिंग, मतलब कि वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, उसको सब कोई एक्सेस कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ जो है एलोकेट किया टैप वाटर कनेक्शंस को देने के लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, तो उन्होंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, 3.8 करोड़ स्पेसिफिक ये लोग, राइट। तो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को वो जो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा पब्लिक गुड होगा। क्लियर है ये चीज़? ए और बी रिसिप्ट्स हैं, वो तो डेफिनेटली नहीं होगी क्योंकि सरकार का खर्चा हुआ है, तो उसको कैंसिल कर दो। दो ऑप्शन बचे, प्राइवेट गुड या पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड ये है नहीं क्योंकि एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, कोई राइवलरी नहीं है इनकी। प्राइवेट गुड जो है वो इंडिविजुअल्स बनाते हैं, प्राइवेट सेपरेट, मतलब इंडिविजुअल लोगों के लिए जिनकी कैपेसिटी है उनको खरीदने की। वेयरएज पब्लिक गुड जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है, नॉन राइवलरस होता है, किसी की राइवलरी नहीं होती है, प्लस एक्सक्लूसिविटी नहीं होती, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो टैप वाटर कनेक्शंस जो हैं वो डेफिनेटली सबके लिए अवेलेबल है, तो इसका आंसर जो है वो है हमारा पब्लिक गुड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज strategic transfer of ownership of Air India will lead to increase in the capital expenditure, decrease in the capital expenditure, increase in the capital receipt और decrease in the capital receipt। Now देखो गवर्नमेंट, एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दी। मतलब अगर सरकार ने कोई अपनी चीज़ किसी को दे दी, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी चीज़ किसी को देता है तो उसका एसेट रिड्यूस होता है ना। अगर मेरे पास एक कार है, वो मैंने कार जो है पड़ोसियों को दे दी या पड़ोसियों को सेल कर दी, तो दैट मीन्स कि मेरा जो एसेट रिड्यूस हुआ है। तो दैट मीन्स जब एयर इंडिया की ओनरशिप गई ना तो सरकार की जो है एसेट वो रिड्यूस हुई। तो जो एसेट की रिडक्शन किस केस में होती थी, वो एसेट की रिडक्शन होती थी रिसिप्ट्स के केस में। ये क्लियर है? प्लस जब एयर इंडिया को उन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर करी तो उसके बदले में उन्हें पैसा आया होगा, राइट। तो जब वो पैसा आया तो क्या हुई, उनकी रिसिप्ट हुई। तो दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ए और बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो या तो सी होगा या डी होगा। अब देखो जब ओनरशिप देके पैसा आया तो जो रिसिप्ट थी, कैपिटल रिसिप्ट थी, वो इंक्रीज हुई। पैसा आने पे रिसिप्ट्स इंक्रीज हुई, तो इसका आंसर सिंपल सा है सी, दैट इज इंक्रीज इन कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022 एंड 2023. फर्स्ट इज गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द हाउस होल्ड्स. येस एग्जैक्टली, कहाँ पे है ये देखो, 60,000 करोड़ अलॉटेड टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शंस टू 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स. तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही है. अगला है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इज वन ऑफ द टॉप फोकस ऑफ द बजट 2022 एंड 2023. हम अपने पैसेज में देख लेते हैं. तो हमारे पैसेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो बजट था दैट एम्ड एट बूस्टिंग द ग्रोथ एंड ऑल्सो अगर आप अपना पहला पॉइंट देखोगे कैपेक्स टारगेट एक्सपैंडेड बाय 35.4%. मतलब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है, सरकार खर्चा कर रही है. क्यों? ताकि जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और ग्रोथ हो सके इकोनॉमी में, राइट. तो दैट मीन्स कि हमारा जो सेकंड है बी ऑप्शन वो भी बिल्कुल सही है. अगला है गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द डिसइन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस द डेफिसिट. क्या गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था? नहीं. हमने देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. गवर्नमेंट ने क्या किया? डिक्रीज किया है. पहले इस करंट ईयर में 78,000 था, लेकिन आने वाले का जो पेग किया उन्होंने दैट इज एट 65,000. तो दैट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर होगा. वाई? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्लियर है. अगला भी देख लेते हैं. इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट ट्रांसफर विल बी टैक्सेबल एट 30%. तो हमारा जो पैसेज है उसमें लिखा हुआ है कि ये देखो, द गवर्नमेंट विल टैक्स इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर एट 30%. तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शन जो है वो हमारा सही है. तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन सी है. तो इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं. अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू क्लिक ऑन द बेल आइकन. थैंक यू. गुड बाय.